ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका दिन? कल का, आज का, जैसा भी। कैसा गया आपका दिवस, दिन? मज़ा आया? बारिश हो रही थी? अरे हाँ, थोड़ा सा बारिश का माहौल छा गया है एरिया में। उतना तो चलता ही है। ठीक है। अच्छा, एक बात। आज का टॉपिक क्या होगा? टॉपिक है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। मैंने लास्ट टाइम आपको फर्स्ट लेक्चर समझाया था, जिसमें हमने बस कोर्स का ओवरव्यू लिया था, जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें छूट गई थी और मैं भूल भी गया था। ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधा टॉपिक शुरू करेंगे, तो आज आपका सेकंड डे है। टेक्निकली सेकंड डे है और लेक्चर का फर्स्ट डे है। तो आज हम सीखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। और डेफिनेटली जिन जिन लोगों का आज का फर्स्ट डे है, आपको पहले दिन की लेक्चर चाहिए, मैंने आप सभी को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है, कुछ इस तरीके से। और एक और चीज़ कि मैंने आपको नोट्स की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। मुझे लगा कि आप सभी को कुछ नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर देने चाहिए, तो मैंने आपको सिलेबस के साथ मॉड्यूल नंबर 1 के कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दिए, जिसे आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन करे तो। ठीक है, लेक्चर के बाद तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर पहले ही पढ़ना चाहते थे तो मैंने तीन तीन दे दिए स्पेशली। ठीक है, जो आज हम कवर अप करेंगे। आज लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 ही कवर अप करना है। तो समझते हैं क्या है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट और रुक जाते हैं या कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये बहुत लोगों का फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो बता दूँ, रिकॉर्डिंग है अवेलेबल। तो सीधा कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स आए तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। मैं माइक ऑन करता हूँ, लेकिन जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँगा तो एकदम से बीच में डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। एक और चीज़, कि मान लो मेरी स्क्रीन अटक जाती है, अभी तो एकदम बढ़िया चल रही है, देखो एकदम बढ़िया चल रही है ना? अभी चल रही है, लेकिन मान लो कभी अटक जाती है तो बिंदास तुम बीच में कॉल आउट कर सकते हो। मैं माइक्स ऑन ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। और लगता है तो चैट्स, जो इंट्रोवर्ट्स है कि माइक्स ऑन करना नहीं चाहते, वो चैट्स बिंदास कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपस में कोई लिंक शेयर मत करना और फिजूल की बातें मत करना, टॉपिक के रिगार्डिंग बात करना। और ये टॉपिक आज क्योंकि तुम्हारा सेकंड डे है और बहुत बेसिक सा टॉपिक है, तो लेक्चर तुम्हारा 11 बजे तक के ही चलेगा फिलहाल तो। ठीक है। समय के साथ ये बढ़ता जाएगा और तुम्हारा लेक्चर मैक्सिमम 11:30 तक के चलेगा। डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है। टॉपिक छोटा है तो जल्दी ख़त्म होगा, बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 तक के ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर मान लो कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एडवांस के दौरान देखा जाएगा तब। फिलहाल एडवांस में नहीं है तो अभी अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलो, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक है, हाँ बिल्कुल, खांसना वासना भी नहीं है लेक्चर माइक वाइक ऑन करके। ठीक है, क्या पता तुम खांस रहे हो माइक वाइक में आके, ऐसा भी मत करो। ठीक है। और बिल्कुल चिल रहना लेक्चर में, कोई ऐसा तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं है कि सिर पे प्रेशर डाल दिया कि करना ही है, करने नहीं। तुम्हें चीज़ों को समझना है अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, इसलिए तुम्हें हिंदी में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, ताकि तुम्हें समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो समझते साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डेटा और सिस्टम का प्रोटेक्शन बुरे लोगों से। बुरे लोग जो कभी भी सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग थ्रेट्स बोलते हैं। थ्रेट्स मतलब खतरे होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन थ्रेट्स मतलब होते हैं खतरे। तो साइबर सिक्योरिटी, इसका मतलब है डिजिटल दुनिया को सेव करना। डिजिटल दुनिया में जो डेटा होता है, जो भी फाइल्स होता है, डेटाबेस होता है, इंफॉर्मेशंस होती है, पर्सनल प्राइवेट जो इंफॉर्मेशंस होती है, उन सभी को सिक्योर करना, ताकि वो किसी गलत हाथों में ना जाए। बस। अब साइबर सिक्योरिटी में ना काफ़ी सारे डोमेन्स हैं। आप सिस्टम को सिक्योर करते हो, आप नेटवर्क को सिक्योर करते हो, आप डेटा को सिक्योर करते हो, डेटाबेस को सिक्योर करते हो। ये सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटा यही काम है कि हमें सिक्योर करना है। दैट्स इट, यही है साइबर सिक्योरिटी। एक और चीज़, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि तुम घर पे बैठे हो, ठीक है, और फिर घर से बाहर चले गए कुछ लेने के लिए। ठीक है। अब तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुला रह गया,
तुम घाई गड़बड़ में घर से बाहर चले गए और डेफिनेटली, मतलब सॉरी, मराठी हो गया मिक्स, तुम जल्दबाजी में घर से थोड़ा बाहर चले गए और दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़ दिया बिना लगाए। अब कोई भी घर आ सकता है और पैसे ले जाकर, या पैसे भी ले जा सकते हैं टेक्निकली, या तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी आ सकता है क्योंकि तुम्हें आने में लेट हो गया, घर से बाहर चले गए थे। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी तुम्हारे घर पर लगा हुआ ताला है। अगर साइबर सिक्योरिटी ना होता तो तुम्हारे घर पे कोई ताला नहीं होता, और ताला है वही साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, क्या कहा मैंने? साइबर सिक्योरिटी ये वही ताला है जो हमारे कंप्यूटर, मोबाइल्स, सर्वर्स या डेटा को चोरी, हाँ चोरी से, डैमेज से, या किसी गलत हाथों में जाने से रोकता है या बचाता है। बस यही है साइबर सिक्योरिटी, डेटा और सिस्टम का प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड एक्टर्स। ये कवर करता है नेटवर्किंग के टॉपिक, डिवाइसेस, सर्वर्स, क्लाउड, वेबसाइट, सब कुछ ही कवर करता है। ये सब कुछ आपको नोट्स में भी दिए हैं ताकि आप इसे, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जो पढ़ाते हैं तो वो बाजू में लिखते रहते हैं। तो इसी मेहनत को रोकने के लिए नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो डेफिनेटली तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, इसमें और ज़्यादा डिटेल्स में लिखा है वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में है। डेफिनेटली तुम इसे चैट जीपीटी करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, वरना तुम सब लोग टेक्निकल हो, मुझे पता है। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक्निकल है, उन्हें इंग्लिश के बारे में ज़्यादा पता है। अब समझते हैं क्यों ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी। क्यों ज़रूरी है मतलब इंपॉर्टेंट समझना है, अगर नहीं समझे तो गेम ओवर वहीं पे। अगर मान लो तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक हो गया, तुम्हारे इंस्टा के डीएम्स लीक हो जाए, तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारे डीएम, इंस्टा के डीएम्स लीक हो जाएंगे, या मान लो तुम्हारे बिना परमिशन के तुमसे तुम्हारी प्राइवेट चीज़ों को छीना जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब ये हादसे हो गए करके। और इन्हीं हादसों से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी है, तो ज़रूरत तो हमें है। हमें ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मालवेयर से बचने की। हैकिंग की दुनिया में प्रोटेक्शन का मतलब होता है डिफेंस करना। जैसे मालवेयर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की वाट लगा के रखते हैं। सिमिलरली फिशिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और बस हैकिंग से बचने के कुछ गाइड्स जो आपको पता होने चाहिए। और अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होता तो ये सारे हैक, लीक या किसी का भी डेटा कहीं पे भी चला जाता। ये साइबर सिक्योरिटी है, इसीलिए तुम साइबर थ्रेट से बचे हुए हो, क्राइम के अगेंस्ट रुके हो। वरना तुम्हारे व्हाट्सअप के चैट्स कब के लीक हो जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। बहुत लोग तो ट्रैवल भी करते होगे, ट्रैवल के दौरान तुम यहाँ वहाँ के वाईफाई भी कनेक्ट कर लेते होगे, नेट नहीं चलता तो तब भी डेटा चोरी हो सकता है। उससे बचने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी के कुछ लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं तुम्हें सिक्योर करने के लिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, प्राइवेसी। देखो भाई, प्राइवेसी सबकी एक काइंड ऑफ, ये कह सकते हो कि तुम्हारा हक है, तुम अपना डेटा प्राइवेट रखो। तुम्हारी प्राइवेसी प्राइवेसी ही रहनी चाहिए। तुम्हारे पर्सनल फोटोज़, चैट्स, वीडियोज़, ये सब कुछ तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी बोलता है कि भाई डेटा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पीपल के पास होना चाहिए। ऑथराइज मतलब वो लोग जिन पे हम भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारे फोटोज़, वीडियोज़, स्टोरीज़ अपलोड करते रहता हूँ। हालांकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मान के चलो। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम ये डेटा को किसी गलत हाथों में भेज देता तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। एक फ़ोटोज़, वीडियोज़ के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं चाहते कि कोई गलत हाथों में जाए करके। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी तुम्हें प्राइवेसी देता है और एक कंपनी को बताता है कि भाई ये जो डेटा है ना, इसको सही सलामत रखो, गलत हाथों में मत पड़ने देना। इसके लिए कुछ रूल्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी में, सीआई जैसे रूल्स आते हैं। ठीक है, जीडीपीआर जैसे रूल्स आते हैं जो लॉज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो लॉज वगैरह को बहुत टाइम है, तो अभी से लॉज पढ़ना बोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ कंफर्म करो, मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? वॉइस तो क्लियर ही होगा, स्क्रीन विजिबल है?
है ना? बढ़िया 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 बढ़िया, ओके ओके, मैं समझ गया समझ गया। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? बिजनेस को फ्रॉड से बचाना। सिंपल भाषा में आपने बहुत सारे कंपनीज देखे होंगे जो ये छोटे मोटे स्कैम भी तो होते हैं। ये छोटे मोटे स्कैम जैसे फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, फिर वापस दे दिया, या फिर उसी को छेड़छाड़ करके किसको भेज दिया, मतलब स्कैम करते बेसिकली। तो इन स्कैम्स को बचाने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। ऑनलाइन स्कैमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन स्कैमिंग की, जिसमें कार्ड्स के डिटेल्स कोई और शेयर कर देगा। कार्डिंग जैसी चीज़ें होती है। कार्डिंग कार्डिंग हैकिंग की दुनिया में बहुत बड़ा टर्म है, जिसको यूँ समझाओ तो गलत क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके तुम चीज़ें परचेज करते हो। लेकिन इन सारी चीज़ें से बिजनेस को फ्रॉड से बचाना, ये साइबर सिक्योरिटी का मेन महत्व है, काम है। एट द एंड साइबर मतलब डिजिटल, सिक्योरिटी मतलब सिक्योर करना, डिजिटल वर्ल्ड को सिक्योर करना। कैसे कैसे करेंगे वो सारे स्टेप्स हमने पढ़े। लॉस को फॉलो करना एंड नेशनल सिक्योरिटी माने देश की रक्षा करना। इन केस कि कभी साइबर वॉर हो जाए तो उससे बचाना। हमारे देश को खुद को ही बचाना होगा, कोई दूसरा आके नहीं बचाने वाला। तो हमें अपने ही देश के साइबर वॉरियर्स को जागरूक करना होगा इस चीज़ों में, जो कि मैं अकेला तो नहीं कर सकता। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास ऐसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हमें सिक्योर करना है, या गवर्नमेंट पहले सिक्योर करती है, क्योंकि नेशनल वॉरफेयर के दौरान एक कंपनी, एक देश दूसरे देश पर ऐसा अटैक करता है चुपके से या डायरेक्टली, जिससे सामने वाले देश का डेटा या उनके लोगों पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। डेटा चोरी किया जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बचने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी है, सब देश को अपने अपने हित में रखने के लिए। ज़्यादा हिंदी होगी, तो आगे बढ़ते हैं थ्रेट्स के बारे में। कुछ ऐसे खतरे जो कब आ जाएंगे हमारे पास हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ कॉमन खतरों के बारे में बात करते हैं, जिसे तुम साइबर थ्रेट्स बोलते हो, ऑनलाइन खतरे। अब देखो, ये कुछ बेसिक है, जो कुछ कॉमन वर्ड्स है, जैसे मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल अटैक, जीरो डे एक्सप्लॉइट एंड इनसाइडर थ्रेट। इनको एक एक करके समझते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तुम ऐसे ही याद कर लोगे, इसे ऐसे ही समझ जाओगे। समझाता हूँ। मालवेयर मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर। काम इसका बिल्कुल वैसा ही है। ये मान लो कि ये मेरा पेंट का सॉफ्टवेयर है, कोई भी विंडोज़ पेंट जो है ना, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर को मैं बस मलेशियस बना दूंगा, इसको बस मैं मलेशियस बना दूंगा। एट दी एंड पेंट सॉफ्टवेयर है। अब मलेशियस होने से होगा क्या? तो देखो भाई, एक नॉर्मल पेंट को ऑन करने से मेरे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का कैनवस आ जाता है, जिसपे मैं चित्रकला कर सकता हूँ और खुद को एक कार्टूनिस्ट बोल सकता हूँ, है ना? बिल्कुल, मैं तो अपने नाम लिखूंगा हर दिन, तुम भी लिखो। लेकिन मलेशियस के दौरान वो कैनवस तो ओपन करेगा, बिल्कुल कैनवस ओपन करेगा, लेकिन साथ साथ में बैकग्राउंड में कुछ ऐसी ऐसी फाइल्स ओपन करेगा या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चला देगा, जिससे वो सॉफ्टवेयर हैकर को कनेक्शन देंगे, और ये हमें पता भी नहीं चलेगा। इसे तुम मालवेयर अटैक कह सकते हो। हैकर को कनेक्शन चले जाएगा और हैकर तुम्हारे फाइल्स को देख सकता है। और ऐसे फाइल्स दिखने में ना एकदम सिंपल होते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ मैं। आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही तो है, कहाँ मजाक कर रहे हो? ट्रोजन अटैक, यस रहमान, ट्रोजन अटैक भी वो एक चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो भाई, एक चीज़, मैंने एंटीवायरस ऑन करके रखा है, मेरे पास अच्छा खासा एंटीवायरस है, बहुत बेकार सा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन है नॉर्मल सा। मेरे पास एक फ़ाइल है जस्ट टेस्ट डॉट ई एक्स के नाम से, आई होप तुम्हें विजिबल होगी। मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, दिख रही है अभी? बढ़िया। ये एकदम सी एक सी फाइल है, एकदम बेसिक सी फाइल, इसका ना कुछ नुकसान है ना कुछ फ़ायदा है। मैंने क्या करा, इस ई फाइल को पकड़ा और अपने वन ऑफ द बेस्ट, आज तक के बोला जाता है, क्रोम ब्राउज़र पे गया और इस पे वायरस टोटल सर्च करा। एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर्स को या यूआरएल को स्कैन कर पाऊंगा, ताकि मेरा कोई सॉफ्टवेयर मलेशियस है या नहीं, ये पता करने के लिए। तो मैंने इसके अंदर अपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसका नाम है जस्ट टेक्स्ट डॉट ई एक्स। और जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ, तुम देखोगे कि ये तो मलेशियस है, ये तो मलेशियस है। फिर मेरे सिस्टम में कर क्या रहा है, एंटीवायरस होने के बावजूद भी? तो पहली बात, मैंने अपने एंटीवायरस को बोला है कि इसको डिलीट मत करना, वरना एंटीवायरस इतने होशियार है कि वो पहले ही डिलीट कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मलिशियस सॉफ्टवेयर जब होता है तो दिखता कैसा है।
एकदम बेसिक सॉफ्टवेयर, उसका काम भी बेसिक है, ठीक है। और देखो ये सभी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर टेस्ट करता है और इसमें क्विक हिल भी आ जाता है। तो क्विक हिल में ये ट्रोजन के नाम से बुलाया जाता है। ट्रोजन के बारे में बात करते हैं। ये मालवेयर का ही पार्ट है, एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर जो सब कुछ कर सकता है जो जो तुम सोच सकते हो, स्क्रीन शेयर करने से लेकर की लॉगिन तक, की लॉगिंग तक, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें टॉपिक है, ऐसे नहीं मन से बना रहा हूँ, सब कुछ पहले से है। प्लीज़ रमनदीप, कोई ग्रैबिफाई पे क्लिक मत करना जिसने भी क्लिक करा हो। रमनदीप, अगर आपको लेक्चर से बाहर जाना हो तो ऐसी हरकतें करो। मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई लिंक स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। ग्रैबिफाई ये लिंक है ताकि तुम सभी लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसके पास तुम्हारी आईपी एड्रेस चली जाएगी और तुम कहाँ से वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्लिक मत करना। आई नो रमनदीप, हम इससे काफ़ी वाकिफ़ हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा करोगे तो आपको तुरंत लेक्चर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दिया मैंने। विंडोज़ में एंटीवायरस है ऑलरेडी तुम्हारे पास, इट डजेंट, तुम्हें ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, है तो अच्छी बात है, वरना क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ रमनदीप, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना, वरना कब लेक्चर से बाहर निकल जाओगे इसका गारंटी मैं भी नहीं दूंगा। ओके, प्लीज़ फॉलो द प्रोटोकॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग अटैक, एक ऐसा अटैक जिसमें हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। फेक मेल्स, फिशिंग डेमो। अब जैसा ऐसा लिखता हूँ तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो मैं एक कोई भी इसमें से एग्जाम्पल ओपन करके दिखाता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ओपन करता हूँ। चलो, ये टेम्पलेट्स है बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली टेम्पलेट्स है। अब फिशिंग अटैक में ये सारे अटैक्स आते हैं, स्पीयर फिशिंग, स्क्विशिंग, लिंक मैनिपुलेशन, फेक वेबसाइट, सीओ फ्रॉड, कंटेंट इंजेक्शन, ये सारे कंसेप्ट आते हैं अलग अलग से। और एग्जांपल के लिए मैं कुछ इस तरीके से आपको ये पेज दिखाता हूँ। ओपन इमेज है, न्यू टैब, ये देखो। मान लो कि तुम्हें सुबह एकदम मेल आता है, उस मेल में बोला होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, कुछ काइंड ऑफ आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एक मेल आया है। अब इसको देख के सब लोग डर जाएंगे, पहली बात है ना, कि ये मुझे क्यों मैसेज कर रही है। तुम चेक करोगे तो उनका मेल एकदम करेक्ट है, ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल है करके, लेकिन वो रियल नहीं होता है, उसे स्पूफिंग बोला जाता है, मतलब हूबहू रियल की जैसे नकल, स्पूफ होता है, वो रियल नहीं होता। और जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे वो तुम्हें ऐसी जगह पर लेके आएगा जहाँ पर तुम कुछ लॉगिन करोगे या कुछ डेटा फीड करोगे। फिशिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसमें अटैकर सामने वाले विक्टिम का डेटा चुराता है, लेकिन वो चुराने के लिए सामने वाले का डेटा इंसर्ट करने बोलता है, कुछ इस प्रकार से कि जब तक मैं अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, नाम, मोबाइल नंबर ये सब नहीं डालूंगा तब तक उसके पास कुछ भी नहीं जाएगा। उसके पास थोड़ा बहुत डेटा जाएगा, जैसे मेरा लोकेशन और मेरी आईपी एड्रेस, ठीक है, लोकेशन और आईपी एड्रेस। और जब मैं सारे डेटा फिल करूँगा रियल समझकर और सबमिट कर दूंगा तो ये सब कुछ भी उसी के पास चले जाएगा। तो ये इतना खतरनाक अटैक हो सकता है। खैर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे लेकिन फ्यूचर में, फिलहाल अभी तो बस एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही एक चीज़ और बता दो, मैं बता दो कह रहा हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये बस एक एक कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट है जिसे मैं वन वन लाइन में भी ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही कंसेप्ट तुम्हें आगे बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। ओके, तो ये क्योंकि बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो बनता है। नेक्स्ट है डीडोस अटैक, एक ऐसा अटैक जिसमें हम सामने वाले सिस्टम या सर्वर को बंद कर देते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजकर, कुछ इस प्रकार से। मान लो कि तुम लिफ्ट में बैठे हो, ठीक है। अब लिफ्ट लिफ्ट उस सभी को पता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई लिफ्ट ही लिफ्ट है, मतलब मस्त तुम्हें लिफ्ट का देखने को मिल जाएगा जाने वाने को। लेकिन कैच इतना है कि अब जो लिफ्ट है ना वो यहाँ पे थी, बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे, आई गेस सेकंड फ्लोर पे, सेकंड का हो या फर्स्ट का हो, जो भी है, सेकंड बुलाऊंगा मैं इसे, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। इससे पहले
लिफ्ट की कैपेसिटी होती है 8 लोगों को ले जाने की, उससे ज़्यादा आएंगे तो लिफ्ट नहीं बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो फिर भी मोटा मोटा एवरेज 4 4 लोग 3 3 लोग ऐसे ही जाते थे, है ना, इतनी जाते थे उस लिफ्ट के अंदर, कुछ कैपेसिटी होती है तो। एक बार क्या हुआ कि किसी बंदे ने लिफ्ट के अंदर जानबूझकर कुछ ऐसे चीज़ें रख दी जिसके कारण लिफ्ट का वजन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। समझाता हूँ। अब क्योंकि हम लिफ्ट में नकली लोगों को नहीं भेज सकते, फेक लोग नहीं भेज सकते, फेक लोग नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में फेक चीज़ें नहीं होती ज़्यादा जब बात लिफ्ट की आती है। लेकिन ऐसा समझो कि एक एक आदमी ने ज़बरदस्ती के अपने लोगों को ऐड कर दिया उस लिफ्ट के अंदर, ज़बरदस्ती घुसा दिया उसके अंदर, जिसके कारण लिफ्ट की कैपेसिटी रीच हो गई। अब लिफ्ट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो वहीं पे अटक जाएगी या बंद हो जाएगी। अब यही चीज़ सर्वर के ऊपर समझो। ये एग्जाम्पल था, अब सर्वर के ऊपर समझो। मान लो एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट जिस पे इतने सारे लोग हर दिन आते हैं। कितने सारे लोग आ सकते हैं? मान के चलो 1,000 लोग, 1,000 लोग पर डे आ सकते हैं, या दिन भर में कभी भी एक टाइम पे आ सकते हैं। एक टाइम पे 1,000 लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी वेबसाइट आपको बताएगी कि वो सिर्फ 900 लोगों को लेगी करके, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि वेबसाइट कभी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं बताता, मोस्ट ऑफ द केस में। क्योंकि उसे पता है मैक्सिमम कैपेसिटी बताने से प्रॉब्लम हो सकती है करके, तो वो मिनिमम ही बताता है, मतलब मैक्सिमम से कम बताता है। कुछ वेबसाइट्स बताते हैं मैक्सिमम, लेकिन ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं बताते। अब मान लो यहाँ पे 1,000 लोग ना जाकर 900 लोग जाएंगे, तो ये वेबसाइट ढंग से वर्क करेगी, कोई इशू नहीं होगा इसमें, क्योंकि 900 लोग से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। लेकिन डीडोस अटैक में एक हैकर डॉस अटैक में एक हैकर मल्टीपल फेक रिक्वेस्ट भेजता है, मल्टीपल फेक रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे कि मान लो 1,000 की कैपेसिटी है, वो 10,000 भेजेगा, 10,000 भेजेगा, और ये 10,000 फेक लोग एक साथ उस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट करते हैं, एक साथ एक एक करके, जिसके कारण वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है और वही क्रैश हो जाती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, या कभी सुना होगा कि फिजिक्स वाला में जो अलग पांडे सर है, उन्होंने कुछ रिजल्ट की वेबसाइट पे बता दिया, या यूज़र नेम या जो भी लिंक वगैरह शेयर कर दिया, तो वो सामने वाली वेबसाइट सीधा क्रैश हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। और उसी अटैक को हम डॉस अटैक बुलाते हैं, डॉस अटैक बुलाते हैं, दैट्स ऑल। प्लीज़ अगर कोई भी फालतू की बात कर रहा है मत करो यार, मत करो मत करो। यहाँ पे यस सर के बाजू में सब चैट्स ऑफ, ठीक है, यहाँ से चैट्स ऑन है, जब तक लॉजिकल चैट्स नहीं आते हैं फालतू के चैट्स मत करो, ठीक है। अगर कोई करेगा, आई हैव फुल राइट्स कि मैं आपको सीधा बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। प्लीज़, इन्वायरमेंट अच्छा है, स्वच्छ है, नहीं करना बाहर जा सकते हो, डोंट वरी, लेकिन प्लीज़ इन्वायरमेंट मत बिगाड़ो। ओके, ओके, परफेक्ट। अब बढ़ते हैं मैन इन द मिडल अटैक के ऊपर। कुछ इस तरीके से समझो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम आपस में बात करते हैं, हम कुछ वेबसाइट को देखते हैं और उसके रिस्पॉन्स में वेबसाइट हमें सर्वर दिखाता है, ये हमारा क्लाइंट है, और वैसे ही ये हमारा सर्वर। अगर तुम वेबसाइट देखना चाहते हो तो तुम्हारे तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है कि भाई हमें वेबसाइट देखना है, और सर्वर तुम्हें रिस्पॉन्स देता है कि लो भाई देख लो। अब इस अटैक में हैकर आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ सकता है और आपके रिस्पॉन्स को भी पढ़ सकता है। Hello, sir. क्या हो गया? So someone is flooding emojis on the screen. एक सेकेंड, नाम पता है किसका? कुछ ममता करके नाम था सर। ये बीच में हरा है, दिख नहीं रहा ठीक से। रुको रुको, फिलहाल के लिए मैं रिएक्शन ऑफ करता हूँ ताकि कोई रिएक्ट इशू ना हो क्रिएट, ठीक है। मैं बस तुम्हें ऑप्शन देता हूँ सभी को कि हाथ ऊपर करना जब भी ज़रूरत पड़े तो। फिलहाल मैं रिएक्शन ऑफ कर रहा सर हूँ। डीडीओस रह गया है शायद। खैर खैर, अब देखते कौन है तो, ठीक है। देखो यार, देखो मजाक का टाइम आएगा, हम मजाक मजे, देखो मैं क्लास में फुल मजे करवाता हूँ, टीडीओ में तुम किसी भी से भी पूछ लेना, इस ड्रॉप के कंपनी में कहीं भी पूछ लेना, क्लास में सबसे ज़्यादा मज़े मेरे ही होते हैं। लेकिन
पढ़ाने के बाद, अभी नहीं, पढ़ाने के बाद फुल मजे करते हैं, तुम्हारे माइक्स ऑन, चैट्स ऑन, जो हरकतें करनी वो करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लेक्चर को ढंग से चलने दो। 11 बज जाएगा ना, तो 11 से 11:30 तक की तुम्हारा डाउट सेशन होता है। लेकिन फिलहाल मैंने इसको रिड्यूस करके 11:15 करा है। ठीक है, तो समझ जाओ अभी, कोई इशू क्रिएट मत करो। माइक्स वाइक्स मैं ऑन ही रखता हूँ, माइक ऑफ कर दो जिसका भी ऑन है फिलहाल। फिर बाकी मज़े करेंगे। 11:30 एक बार 11 भाई बजने दो, क्यों फिर मज़े डिस्टर्ब कर रहे हैं करेंगे। भाई? समझा दिया भाई दोस्त, क्यों मैंने डिस्टर्ब कर समझा रहे हैं दिया, भाई? मैंने समझा दिया दोस्त। डिस्टर्ब मत कर भाई, पढ़ने दे, सीखने दे भाई। समझ गए सब लोग। आप भी ऑफ कर लीजिए दोस्त। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो स्टार्ट करते, कंटिन्यू प्लीज़, अब डिस्टर्ब मत करना कोई भी। बस 11 बजे तक के रुको, 11 के बाद फिर मज़े ही मज़े। ठीक है, फिर तुम्हारे डाउट सेशन भी लूँगा मैं, सब कुछ। अगर फिर भी टॉपिक के बीच में डाउट्स है तो हाथ ऊपर कर लेना, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा किसी को डाउट है करके। हाँ, तो अब समझाता हूँ कि क्या है वो चीज़ जिसमें फेक लोगों के एल्गोरिदम्स होते हैं। ये टाइमर हट जाए तो। अब डॉस और डीडॉस अटैक डिटेल्स में जानने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए समझा दूँ। डॉस अटैक, ये अटैक ऐसा होता है जिसमें एक हैकर अपने सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है। मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है तो सामने वाला एल्गोरिदम या सामने वाला जो फायरवॉल है, वो उसे ब्लॉक कर देता है कि चल चल, मेरे सामने होशियारी नहीं, तो उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन वैसे ही डीडॉस अटैक में एक सिस्टम नहीं होते, मल्टीपल सिस्टम होते हैं जो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। मल्टीपल सिस्टम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, जिसके कारण जो सर्वर है वो सभी को ब्लॉक नहीं कर सकता और उसकी लिमिट रीच हो जाती है और वो ओवरलोड में चले जाता है, और इसके कारण वो सर्वर क्रैश हो जाता है। और ये अटैक सबसे ज़्यादा इलीगल अटैक में से एक है। इलीगल कहो या अनऑथराइज अटैक कहो, क्योंकि देखो, अगर तुम ये अटैक करते हुए पकड़े गए तो सीधा सीधा तुम्हें कंपेंसेशन देना होगा, जितना भी नुकसान उस कंपनी को हुआ। ये सब कुछ हम लॉज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया बस। ओके, अब बस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज़ीरो मैन इन द मिडल अटैक, जिसमें मैंने बताया कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, आप उसका डेटा पकड़ लेते हो। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, क्योंकि अपने पास काफ़ी समय है, तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आप सभी को, आपके पास पेन ड्राइव मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, बेहतर कि मैं आपको बता दूं, हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे वो है बर्बसूट प्रो फॉर नाउ। अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन करने से पहले, ठीक है, लॉगिन, लॉगिन लिखना नहीं था, टेस्ट PHP में आ गया और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या है, टेस्ट, और पासवर्ड है टेस्ट। ठीक है, ये तुम सब लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब भी मैं ये दो टेस्ट और टेस्ट डालूंगा तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा, कोई और डेटा डालूंगा तो लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने टेस्ट टेस्ट डाली और लॉगिन कर लिया। बिल्कुल, हाँ। लॉगिन के बाद हम किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं, वो ये अलग चीज़ है, लेकिन लॉगिन हम कर लेते हैं। बात सही है। अब इसी डेटा को बॉब सूट से कैप्चर करते, अटैक करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक का अटैक करते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम डेटा को कैप्चर करते हैं। याद रखना कि आपका जो डेटा क्लाइंट साइड से जाएगा, इसे रिक्वेस्ट बोला जाता है, और जो सर्वर साइड से आपको आता है उसे रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो हम दोनों चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को भी और रिक्वेस्ट को भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा फोकस होगा कि मुझे रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो मुझे वही पकड़ना है कि क्या पासवर्ड मैंने डाला है। और इसी को करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा बबसूट का, और कुछ क्रेडेंशियल्स डाल के इसे ऑन कर देता हूँ। एंड जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ये लॉगिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जाने वाली रिक्वेस्ट को मैंने बीच में पकड़ लिया और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर दिया। अब मेरी मर्ज़ी, मैं चाहूँ तो इसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ या फिर इसे ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे हाथों में, और उसे नहीं पता, उसको लग रहा है कि नेटवर्क इशू होगा इसलिए स्लो चल रहा है करके, और इसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। अब देखोगे ध्यान से, तो ये वेबसाइट तो सिक्योर नहीं थी, ये अनसिक्योर वेबसाइट है, इसीलिए मैं क्लियरली यूज़र नेम और पासवर्ड देख पा रहा हूँ। आई होप तुम्हें स्क्रीन पे विजिबल होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये यूज़र नेम मेरा टेस्ट था और सर पासवर्ड भी टेस्ट सर था। एक बार और बताइएगा ना। एक बार और बताओ, चलो देखो। जी सर। सबसे पहले इस पेज पे आऊँगा मैं, नॉर्मल से पेज पे। यहाँ पे लॉगिन पे मैंने लेट से वैल्यू डाल दी, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब इसी को कैप्चर करने के लिए मैं बॉबसूट का इंटरसेप्ट मोड ऑन करूँगा। इंटरसेप्ट यानी कि तुम ये देख पा रहे हो ट्रैफिक,
बिल्कुल बिल्कुल, रेड लाइट आने पे हमारी गाड़ियाँ रुक जाती है और ग्रीन लाइट लगने पर गाड़ियाँ चली जाती है। ये तो हम सभी को पता है ना? बस यही तो है। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक हमारी रिक्वेस्ट है। हमारी रिक्वेस्ट जो सर्वर के पास जाती है, हमने उसको रोक दिया और रोक के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कुछ इस तरीके से। देखो, और इसी दौरान मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब इस तरीके से जा रहा है। देखो, ये अनसिक्योर वेबसाइट है और इसका प्रूफ ये देखो यहाँ पे, अनसिक्योर वेबसाइट है। और मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। आपका जो कनेक्शन है इस वेबसाइट पर वो सिक्योर नहीं है, तो कृपया करके आप कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मत डालना। जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, क्योंकि वो हैकर के द्वारा चोरी किया जा सकता है। बस इतना लिखा है यहाँ पे, और सच में यहाँ पे चोरी किया जाता है। अब हैकर इसे जस्ट लाइक डिकोड इनकोड कर सकता है कुछ इस प्रकार से, या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। अब ये पढ़ा नहीं जा सकता। अब मैंने इसको इनकोड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इसको एक और बार, चलो अब तो तुम इसे पढ़ भी नहीं पाओगे। ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और इसे तुम इनकोडिंग कहोगे। इसे तुम इनकोडिंग कहोगे जिसको डिकोड किया जा सकता है। जिस फॉर्मेट में मैंने इसको इनकोड करा वही फॉर्मेट में इसको मैं डिकोड करूँगा, ठीक है। मैंने क्या क्या बटन्स दबाए थे, हाँ मुझे याद है। तो इस प्रकार से मैं अब ये फिलहाल टेंशन मत लो कि कैसे करा सर ने। ये सब कुछ हम फ्यूचर में बर्ब सूट वाले टॉपिक में सीखेंगे। ये तो मैं सारे कंसेप्ट हैं, मैं तो बस हल्का फुल्का तो मैं ये दे रहा था, क्या कहेंगे उसे, जस्ट ओवरव्यू दे रहा था। ओके, तो अब ये है मैन इन द मिडल अटैक। इसको आगे और जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक में आगे बढ़ते और समझते जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है। एक ऐसा अटैक जहाँ पर कंपनी अपडेट प्रोवाइड करती है, अपडेट प्रोवाइड करती है, और अपडेट प्रोवाइड करने के कुछ देर बाद पता चलता है कि उस अपडेट के अंदर बग था। बग मतलब प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम एकदम से हैकर्स को भी पता चल जाती है, क्योंकि हैकर्स का काम होता है चीज़ों को फाइंड आउट करना। अब हैकर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ब्लैक वाइट ग्रे, ठीक है। जिसमें से गलत हैकर्स के हाथों में ये पता चल जाता है। अब वो इसी बग का फ़ायदा उठाते हैं और उनके पैच करने से पहले, पैच मतलब सुधारने से पहले, वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब फ़ायदा उठाना किसी भी चीज़ का, ठीक है। बस यही है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, इसे बोला जाता है। मतलब कि भाई मैंने अपडेट दिया, उसको एक दिन भी नहीं हुआ, एक दिन से अंदर अंदर ही उसके ऊपर बग मिला और उस बग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ज़ीरो डे इसी को बोला जाता है। इसको ज़्यादा, इसमें और भी कंसेप्ट है ज़ीरो डे में, एग्जैक्टली टारगेटेड शब्द भी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ओवरव्यू इतना ही है। एक ऐसा अटैक जो पैच करने से पहले, उसे सुधारने से पहले ही उस सॉफ्टवेयर पर होता है, उसी दिन, उसी दिन, ठीक है। जैसे सुबह बैंक में आग लग गई तो तुरंत में चोर लोग गए, पैसे चुरा लिए। इस प्रकार से बैंक को सेव करने से पहले चोर लोग गए, पैसे चुरा लिए। अब ये तो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, या पॉसिबल भी है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल समझो। एंड लास्ट जो है इनसाइडर थ्रेट, ये अपने ही अपने धोखे देते हैं इसे काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। जैसे एक कंपनी में हम काफ़ी भरोसा करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेट से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। हर एक एम्प्लॉयज़ के पास अपनी अपनी पावर होती है ना। अब क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जानबूझकर या गलती से अपने लैपटॉप पर कुछ ऐसी चीज़ें ओपन कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और वो जो गलत चीज़ थी वो थी हैकर्स की मलेशियस लिंक। डेफिनेटली हैकर्स टारगेट करते कंपनीज को, ठीक है। तो अगर ये गलती से होता है तो इसे इनसाइडर थ्रेट बोला जाता है। मतलब अपने ही घर में से या अपने ही कंपनी में से कोई एक ऐसा बंदा जो कंपनी को धोखा दे रहा है। अंदरूनी खतरा, अंदरूनी खतरा, बिल्कुल। अब ये इसने गलती से क्लिक करा, कोई कोई तो जानबूझकर करता है अपने फ़ायदे के लिए, उसे भी इनसाइडर थ्रेट ही बोला जाता है। और ये ट्रस्टेड व्यक्ति होते हैं, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल उसने किसी से डोनेशन ले लिया। ये बात कॉलेज के पियोन को पता चल गया, जो भी पियोन बोलते हैं उसे पता चल गया। डेफिनेटली उनको पता रहता है, लेकिन उसे पता चल गया। अब उसने ये बात किसी और को बता दी, डायरेक्टर काइंड ऑफ,
या जिसको भी बता दी, जिसके कारण ये व्यक्ति अपने लिए तो इसने बुरा काम करा, लेकिन कॉलेज के लिए इसने अच्छा काम करा, है ना। तो यही इस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल इसको बोलेगा इनसाइडर थ्रेट, कि ये तो हमारे यहाँ पे काम करता था और हमें ही धोखा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा मत समझना कि प्रिंसिपल भी गलत काम कर रहा था, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा करके कंपनी को धोखा या किसी को धोखा देते हैं कंपनी वाले। और एक रियल एग्जांपल कि अपने ही देश में से कुछ लोग बाहर के देश से कांटेक्ट करते, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह के साथ या टेररिस्ट के साथ वगैरह वगैरह, और अपने देश का डेटा वहाँ पे देते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है साइबर, सॉरी, इनसाइडर थ्रेट। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो सर अब डोमेन्स के सर ऊपर बढ़ते हैं, बोलो। सर अभी जो टॉपिक वाइज आप पढ़ा रहे हो, जो वो टॉपिक वाइज हमें नोट्स कब मिलेंगे? तुरंत मिल भी गया मेरे हिसाब से तो। ये देखो, लिंक्स प्रोवाइड करें मैंने आप सभी को पहले से, बस जाओ और ये नोट्स एक्सेस कर लो, रघुपति साइबर नोट्स नाम से। ठीक सर है, लेकिन मुझे तो नहीं मिला है सर। तो हो सकता है आप किसी के थ्रू लिंक ज्वाइन करे हो दोस्त, क्योंकि ग्रुप में तो मैंने सेंड कर दिया पहले से ही। हाँ मतलब मुझे कल ही ऐड किया गया है सर का। कोई बात नहीं, मैं आज फिर से सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। तो अब डोमेन्स के बारे में बात सर एक करते बात हैं। पूछनी थी। साइबर से बोलो, क्या है। जैसे कि ये मैन इन मिडिल अटैक है, हम्म, सर ये अपन किसी और की डिवाइस पे भी कर सकते हैं क्या, अपने डिवाइस से? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक ही वाईफाई पे कनेक्ट होना होगा, लेकिन सर अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो तो? नहीं कर पाओगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको रैट करना होगा इंस्टॉल उसके सिस्टम में। ओके सर। बिल्कुल। तो अब डोमेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि डोमेन्स, ये कंसेप्ट करियर्स के अंदर भी रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, डोमेन्स मतलब कि साइबर सिक्योरिटी में ये सारे फील्ड्स हैं, करियर्स के नाम नहीं है, ये फील्ड्स हैं, कि इसमें अलग अलग नाम है। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें हमारा काम होता है नेटवर्क रिलेटेड चीज़ों को संभालना अटैक से, जिसके लिए सॉक एनालिस्ट वगैरह होते हैं, ब्लू टीमर्स होते हैं, ये करियर्स के नाम। नेटवर्क सिक्योरिटी ये डोमेन का नाम है कि इसके अंदर इतने सारे करियर्स है भाई। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारा काम होता है नेटवर्क को सिक्योर करना फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, जैसे मालवेयर्स, रैंसमवेयर्स जो नेटवर्क के थ्रू आते हैं, उनसे बचाना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम सॉफ्टवेयर्स के अगेंस्ट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अब वेब एप्लीकेशंस या कोई भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो तुम यूज़ करते हो, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं और सिक्योर करते हो उसे। मोटा मोटा समझाता हूँ, जैसे हमने जीरो डे एक्सप्लॉइट में समझा था कि वो अपडेट आने के बाद हैकर्स को पता चला कि वो बग ही है करके, तो उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम इसे पैच करते हैं, सिक्योर करते हैं कि वो ऐसे बग्स ना आए उस पर। और ये वेबसाइट भी हो सकता है या कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ये आता है। देन आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक ऐसा बंदा जो कंपनी रिलेटेड डेटास को सिक्योर करें, जस्ट सिंपल भाषा में डेटाबेस को सिक्योर करें, जिसके लिए वो हमेशा ध्यान रखेगा CII मॉडल के ऊपर। CII मॉडल जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी का फॉलोअप किया जाता है। इसके बारे में गहरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये देखो, ये सब कुछ मैं जो कह रहा हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन है कि तुम ये सब सीखने वाले हो, सीखने वाले हो भाई, सीखने वाले हो। देखो, CII मॉडल, साइबर लॉज सीखने वाले हो, तो पेशेंस के साथ धीरे 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 शुरुआत करो। एकदम खुद को प्रेशर मत करो कि मुझे सीखना ही है, तुरंत सीखना है, तुरंत नहीं होता है ऐसा तुरंत करने से। जल्दी का काम शैतान का, घर वाले भी कहते हैं। तो धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कोई घाई मत करना या जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, यानी कंपनी के रिलेटेड पॉलिसीज़ को संभालना। ठीक है, ये मैनेजर के नीचे एक बंदा होता है, वो काम करते हैं चीज़ों के बारे में। उनका एक नाम भी है, अभी एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन वो पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी में जिसमें आप ऑपरेशनल सिक्योरिटीज़ परफॉर्म करते हो, पॉलिसीज़ को संभालते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है IAM। आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो जस्ट लाइक मैनेजर की तरह कि किसको कितनी पावर देनी है। जैसे कंपनी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नॉर्मल डेटा है, एक कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा है, और कुछ बैंक्स डिटेल्स हैं। तो कंपनी अपने अपने लोगों के हिसाब से उसे परमिशन देगी कि भाई तूने ये एक्सेस करना है, तूने वो एक्सेस करना है, तूने ये दोनों चीज़ों को एक्सेस करना है, और तूने कुछ भी एक्सेस नहीं करना है। ऐसे ऐसे वो परमिशन देगा कुछ इस प्रकार से। मोटा मोटा IAM में आप
मैनेज करते हो परमिशंस को, यूज़र एक्सेस को, कौन सा डेटा किसने एक्सेस करना है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देन आता है आपका डिजास्टर रिकवरी। ये टीम होती है साइबर इंसिडेंट की। जैसे मान लो कंपनी तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन अचानक से उस पर अटैक हो जाता है रैंसमवेयर का, जिसके कारण अब कंपनी का डेटा डिलीट होने पे आ गया। लेकिन कंपनी अगर अपने सर्वर को डाउन कर देगी तो उनका काफ़ी नुकसान होगा। तो इस दौरान जो टीम होती है, साइबर इंसिडेंट वगैरह जो टीम होती है, वो इस दौरान बैकअप्स ऑन कर लेती है, ताकि जो सर्विस है वो कंटिन्यू रहे और जो क्लाइंट है उन्हें कोई इंटरप्शन फील ना हो। ऐसे ऐसे खतरों से बचने के लिए ये टीम होती है जो डिजास्टर से खुद को कैसे फास्टली रिकवर करना है और बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रहने देना है, इन सभी को प्रिपेयर करती है पहली सोच समझ कर। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ब्रेक कर लिया तो उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। अमेजोन कभी डाउन होता है क्या 2-3 मिनट के लिए भी? नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या कहोगे ट्रैफिक होता है उस पर। अगर वो डाउन हो जाए तो वो सब कुछ ट्रैफिक फ्लिपकार्ट पे चले जाएगा, मोटा मोटा फ्लिपकार्ट पे चले जाएगा, लेकिन सिंपली कहूँ तो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउड सिक्योरिटी। इसमें आपको क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना होता है, जिसमें आपको डेवसेक ऑप नाम की चीज़ें आती हैं। डेवसेक ऑप्स नाम की चीज़ें आती है, ठीक है। ये अलग चीज़ होती है, ये पूरा क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी के ऊपर होता है। डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन, ये अलग सा चीज़ होता है जो ज़्यादातर अपने डेवऑप्स के बारे में सुना होगा। ये डेवसेक ऑप है, ये सिक्योरिटी बेस्ड के ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल डेव जैसा ही काम है, लेकिन ये क्लाउड के ऊपर होता है, ठीक है। और भी चीज़ है क्लाउड के लिए, और ये सारे डोमेन्स है। तुम नेटवर्क के लिए जा सकते हो, एप्लीकेशन के लिए जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन के लिए जा सकते हो, ऑपरेशनल के लिए, आईएम के लिए, डिजास्टर के लिए, जिसे आईआर टीम बोला जाता है, एंड क्लाउड सिक्योरिटी। इतना है तो थोड़ा तुम्हें जीएन बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ हल्का सा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है। बहुत लोग ये भले ही करते होंगे, बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं। क्या है कि आप सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी की कुछ प्रैक्टिस समझनी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, जिसमें पहला आता है स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। हाँ बिल्कुल, आपको कुछ इस तरीके से पासवर्ड रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इथिकल हैकर, हैकर का ए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और हाँ, तुम अगर चाहो तो नंबर लगा सकते हो, ठीक है, हैश लगाओ, डॉलर लगाओ, जो मर्जी लगाओ। इसे बोला जाता है एकदम ही ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड, एकदम ही ज़्यादा सिक्योर, ठीक है। ऐसे ही लगाने, अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, दैट्स इट। ये तुम्हें पता है पहले से, नहीं पता तो अब आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट, एमएफए को अनेबल करना है। एमएफए मतलब क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोटा मोटा ओटीपीज, बैकअप कोड्स, ऐसी चीज़ों को ऑन करना। एक एक्स्ट्रा लेयर है सिक्योरिटी पे, क्योंकि आपका पासवर्ड चोरी हो जाए तो आपका ये सिक्योरिटी लेयर बचाए आपको। थर्ड है अपडेट करना। अगर अपडेट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये मत कहना कि सर अपडेट करने से तो भी प्रॉब्लम आती है, वो हर केस में नहीं, वो रेयर केस होती है, सभी में नहीं होती, रेयर केस होती है वो, ठीक है। तो अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करोगे तो सिस्टम वल्नरेबल रह जाता है, मतलब वीकनेस तुम्हारे सिस्टम में होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ट्रस्ट में बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये लाइव प्रूफ मैं तुम्हारे सामने भी दिखाऊंगा अब बाद में, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो बस इंजॉय करना है। नेक्स्ट, फिशिंग ईमेल से बचना है सस्पिशियस लिंक को क्लिक करने से पहले। जैसे एग्जांपल के लिए किसी बंदे ने ग्रैबिफाई की लिंक भेजी थी ना, लेट मी चेक, ग्रैबिफाई, हाँ ये रही ग्रैबिफाई, ठीक है। अब ये क्या फिशिंग है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्निकली मेरे हिसाब से फिशिंग है, ठीक है। अब इसी लिंक को मैं वायरस टोटल पे अगर ऑन करूँ यूआरएल पे जाकर, तो क्या ये मुझे फिशिंग बताता है? अगर बताता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा, वरना टेक्निकली भी ये लिंक फिशिंग ही थी। अब आप समझोगे कैसे क्लिक करना पड़ेगा कि उसके लिए नहीं, लॉजिकल है कि कहाँ से आया है पहले चेक करो, ठीक है। जैसे कि देखो ये सस्पिशियस लग रही है, इसका मतलब सच में सस्पिशियस है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें किसी एक ने भी बोल दिया ना कि हम बुरे हैं, 10 लोग अच्छी बातें कहेंगे फर्क नहीं पड़ता, एक ने बुरा बोल दिया हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है, यही जिंदगी है। तो यहीं पे मलेशियस एक ने बोल दिया, मैंने मान लिया कि मलेशियस है, मैं देखूंगा अभी नहीं उस चीज़ को,
बाद में, ठीक है, समझे? ओके। अब अगर थोड़ा डिटेल्स में जाओगे तो ये यूआरएल है जो एक यूट्यूब की वीडियो ओपन करेगा एट द एंड, ठीक है। उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था बंदे का। वैसे नाम क्या था तुम्हारा? मैं भूल गया, हर बार की तरह। लेकिन उसका गलत इंटेंशन नहीं था, वो बस एक यूट्यूब की वीडियो तुम्हें दिखाना चाहता था, लेकिन स्टिल तरीका गलत था। Calm your mind with chakra based meditation music. ओके, तुम्हारे दिमाग को शांत करने के लिए उसने कुछ मेडिटेशन, पता है, पता नहीं इतना मेहनती कहाँ से आ गया, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसा तुम कर सकते हो। व्हाट अबाउट ड्यूरेशन ऑफ डीसीएससी? इट्स 4 मंथ, इट्स 4 मंथ। ओके, तो ये है डेटा भाई, तुम देख सकते हो। एट द एंड टेंशन मत लो, ये जो मैंने करा जस्ट ऐसा समझो कि मैंने बस फाइंड आउट करा कि क्या होगा अगर मैंने उस पर क्लिक किया होता तो। लेकिन याद रखना कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियो नहीं खुलती, उसके साथ उसके पास मेरी आईपी एड्रेस और मैं कहाँ से, वो सब कुछ चले जाता, लोकेशन वगैरह। इसलिए मैंने क्लिक नहीं करा, वरना तो मैं कर भी देता। समझे दया? ऐसी है दिक्कतें जो होती है रियल वर्ल्ड में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसआरई? एसआरई का रोल क्या है? एसआरई कौन है? एसआरई इन साइबर, अब नया शब्द है ना दोस्त। क्या है इनका काम? अच्छा अच्छा, इनका काम बिल्कुल वुन टीम के जैसा ही है, जो संभालती है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड का। मोटा मोटा इसका फुल फॉर्म है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी ऑपरेशंस को मिलाकर सिक्योर चीज़ों को बनाया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह जो भी सिक्योरिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। बस ये शब्द है, ऐसे शब्द बहुत सारे हैं। अब ये शब्द मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली क्योंकि ये शब्द का बहुत कम यूज़ होता है इसीलिए, लेकिन हाँ यूज़ होता है, यूज़ होता है। मैं ऐसे का अलग समझ, सॉफ्टवेयर रिलेटेड समझ रहा था मैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे शब्द होते हैं, अच्छी बात है जो हमें आइडिया लग गया है, या हो सकता है मैं भूल गया था। एनीवे, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फायरवॉल लगाना, एंटीवायरस लगाना। सब लोग लगा सकते हो, है तो, नहीं तो हमारे विंडोज़ में पहले से मौजूद है। एक्स्ट्रा लगा दोगे पैसे खर्च करके 500-600 रुपये, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, उल्टा फ़ायदा ही होगा तुम्हें एंटीवायरस रहने से। नेक्स्ट, बैकअप करना। जो तुम करते हो व्हाट्सअप का डेटा, वैसे ही अपने फ़ोटोज़ वगैरह को भी कर लिया करो। और ये ज़्यादातर कंपनीज़ को करना पड़ता है क्योंकि कंपनीज़ में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। एंड लास्ट, इम्प्लीमेंट लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है परमिशन की उसको उतनी ही दो, उससे ज़्यादा दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या पता कंपनी ने सिंपल से यूज़र को डेटाबेस की परमिशन दे के रखी हो, तो वो यूज़र को हैक करके तुम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो कंपनी ने यूज़र जैसे नॉर्मल लोगों को डेटाबेस की परमिशन नहीं देनी चाहिए, एडमिन जैसे लोगों को देनी चाहिए सिर्फ। ऐसा तुम मैनेज कर सकते हो। या डेटाबेस की परमिशन दे भी दी तो ज़्यादा डेटा नहीं देख पाएगा, एकदम थोड़ा सा डेटा देख पाएगा, इतना सा। ऐसा कोई परमिशन भी दे सकते हो। तो मैं कोशिश करना है कम से कम परमिशन दो। लास्ट, कुछ करियर ऑप्शंस जो हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन अभी बता दूं, इथिकल हैकर जो तुम कोर्स कर रहे हो, ये इथिकल हैकिंग का ही कोर्स है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिसमें तुम्हारा काम होता है थ्रेट्स को एनालिस्ट करना जो नेटवर्क के ऊपर आते हैं या जो सिस्टम के ऊपर होते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये बिल्कुल ऐसा काम करते हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाए सिस्टम पे या कंपनी पे, तो उसके रिस्पॉन्स में वो कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें रैंसमवेयर बताया था, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने बैकअप डेटा चालू करा। वैसे ये टीम होती है, तुरंत रेडी रहती है। ये करियर गाइड ही दे रहा हूँ, मतलब ये एक्चुअल में पोस्ट होती है ये आईआर टीम की। देन होता है सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसका काम है डिज़ाइन करना कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। और फॉरेंसिक एनालिस्ट, ये पुलिस लोगों के साथ काम करते हैं, यानी ज़्यादातर इनका काम होता है क्राइम्स के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को ट्रेस करना यूजिंग सम डिजिटल एविडेंस। ये इस कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज तुम्हें इसका भी दे दूँ करके, ठीक है। इस कोर्स का पार्ट नहीं डेफिनेटली, ना ही तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बस कोशिश करूँगा मेरे तरफ से कि एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा गाइड हो जाए, ठीक है। देन CISO, सबसे बड़ी पोस्ट जिसमें तुम लीड करते हो अपने टीम को एंड संभालते हो पूरे स्ट्रेटजीज को एंड पॉलिसीज़ को। इसके बाद अब लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। कैन वी यूज़ किलर रैट विद एंटीवायरस? नहीं, किलर रैट से आपका एंटीवायरस पकड़ लेगा। आपको किलर रैट को FUD करना होगा। FUD करने के लिए आपको इनकोड करना होगा उसके डेटा को, या ऑब्फ्यूस्केट करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी है फिलहाल, लेकिन इसको भी हम सीखेंगे अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है। वैसे इतना सब कुछ तुम्हारे कोर्स में दिया नहीं है। देखो, इनकोडिंग करना अलग चीज़ है और FUD यानी मालवेयर डेवलपमेंट ये अलग चीज़ है।
ठीक है, तुम्हारे इसमें इतना दिया है कि तुम्हें एटलीस्ट एडवांस चीज़ें पता चल जाए, इंटरमीडिएट चीज़ें पता चल जाए, बेसिक से एकदम ज़ीरो से, जो नॉन टेक है वहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या लेक्चर को बंद करना है? नहीं, दूसरा मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, तुम ऐसे समझ जाओगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत छोटा चीज़ है। समझाता हूँ, चलो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, 10 मिनट में समझा दो। लेसन नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग, यहाँ पे हम सिस्टम को ब्रेक करते हैं। सिंपल भाषा में, हमारे पास सिस्टम को हैक करने की पूरी ताकत होती है, लेकिन हम उसे हैक तभी करते हैं जब हमारे पास परमिशन हो। तो मोटा मोटा एक इथिकल हैकर वो हैकर होता है जो सिस्टम को हैक करता है लेकिन परमिशन के साथ, लॉज का पालन करता है, ठीक है, और कोई भी काम बिना परमिशन के नहीं करता। ये वाइट हैट हैकर के नाम से भी बुलाया जाता है। इनका काम है ब्लैक हैट हैकर से कंपनी को बचाना, ठीक है, और इनकी स्किल का इस्तेमाल करके हम कंपनी के जो भी सिक्योरिटी एसेट्स हैं उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग खास करके टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग किसी सॉफ्टवेयर को, किसी वेबसाइट को, और टेस्ट करके बताते हैं क्या उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। अगर वो है तो उसे फिक्स कर दो, और अगर नहीं है तो सब कुछ सही है। ये बिल्कुल हीरो की तरह होते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं कहूँगा कि ये तुम्हारा कोर्स इथिकल हैकिंग का ही है, लेकिन तुम्हें बुरा ये भी लगेगा क्योंकि ब्लैक हैट हैकिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेफिनेटली इलीगल बोली जाती है, लेकिन है ज़बरदस्त, है ना। लेकिन डेफिनेटली मैं तुम्हें इथिकल हैकिंग ही सिखाऊंगा क्योंकि कोर्स भी इथिकल हैकिंग का ही है। ओके, नेक्स्ट, क्यों ये फ़ायदेमंद है और क्या इसकी ज़रूरत है। देखो भाई, इथिकल हैकर होने से ना, जो कंपनी होती है वो सबसे पहले ही अपने सिस्टम को स्कैन करती है, अटैक करती है। चलो समझाता हूँ। मान लो, अच्छा यहाँ पे ड्राइंग नहीं खोलना, मान लो ये मेरा कैनवस है, ब्लैक कलर का कैनवस है, वाइट ही ठीक है। ये कंपनी बैठी है मस्त एकदम चिल मारते हुए, ठीक है, चिल मारते हुए ऐसे चैन सी गाय। देन ये क्या करेंगी, एकदम सेफ है, इनको कुछ पता नहीं कि क्या होगा, एकदम अचानक से अटैक हो जाता है, एकदम अचानक से अटैक हो जाता है। अब इनके सिस्टम पे कुछ वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन कंपनी को नहीं पता। कंपनी को पता तो तब चलेगा ना जब कोई बंदा उन वल्नरेबिलिटी को ढूंढेगा। उनके पास नहीं था कोई भी बंदा जो ढूंढेगा, तो हैकर ने अटैक करा और ऐसी कमज़ोर जगह पे अटैक करा जिसे हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जिससे वो कंपनी के अंदर घुस गए और कंपनी का डेटा देख सकते थे या चुरा सकते थे या और भी खतरनाक चीज़ें कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे इथिकल हैकर होता, अगर यहाँ पे इथिकल हैकर होता तो टाइम को रिवर्स करते हुए हम यहाँ पे आते। अरे यार, इससे पीछे नहीं जा सकता मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे इथिकल हैकर होता तो वो क्या करता, वो कंपनी को सबसे पहले एक बार टेस्ट करता, क्या कंपनी सच में, क्या सच में ये सिक्योर है या बस ऐसा होने का दावा कर रही है। और जैसे वो टेस्ट करते तो टेस्टिंग के दौरान उसको पता चलता कि अरे अरे यहाँ पे तो एक वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब यही चीज़ को वो जल्दी से रिपोर्ट करता है और ये रिपोर्ट टीम के पास जाती है जो डिफेंस के साइड से होती है, जो चीज़ों को सिक्योर करती है, और वो इसको फिक्स कर देते हैं। और अब कहानी कुछ इस तरीके से, अब क्योंकि इथिकल हैकर ने मदद कर दी तो अब क्या हुआ, हमला अचानक से हुआ, लेकिन इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, उल्टा सेफ रहते, क्योंकि अटैकर ने अटैक करा लेकिन अब कुछ भी वल्नरेबल नहीं था, तो उसका अटैक फेल हो गया। यही थी हैप्पी एंडिंग हर कहानी की, ठीक है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों पे अटैक हुआ, ख़त्म कहानी। इथिकल हैकर ने बचा लिया। बचपन में सुना करते थे हम लोग 19s में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाँ चलो, इसे ही प्रोएक्टिव अप्रोच बोला जाता है। प्रोएक्टिव मतलब पहले ही सिक्योर कर लेना, पहले ही सिक्योर कर लेना। जैसे एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट होती है। मॉक टेस्ट मतलब वही डेमो की तरह, अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते तुम उसको फिर प्रिपेयर करते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो। शायद तुम ऐसा करते हो, है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सभी करते हैं, शायद तुम ऐसा करते हो। लेकिन हैकिंग के दौरान पहले टेस्ट किया जाता है, पहले ही ढूंढ लिया जाता है उन चीज़ों को, ताकि वो
एक्सप्लॉइट ना हो। देन होता है डेटा प्रोटेक्शन। अगर एक इथिकल हैकर नहीं होता तो कब का वो डेटा चले जाता, कब का चले जाता। तो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, इसलिए इथिकल हैकिंग की भी ज़रूरी है। इथिकल हैकर की ज़रूरत है, ना कि हैकिंग, हैकर की ज़रूरत है। अब जो इथिकल हैकर होता है वो पूरे लॉस को समझता है कि क्या चीज़ है उसको एक्सेसिबल है और क्या चीज़ है इलीगल। इलीगल मतलब क्या चीज़ है अनऑथराइज है, नहीं करनी चाहिए। कुछ लॉज है जैसे ISO, GDPR, PCI DSS। GDPR तुम्हारा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ये कंपनीज को बोला जाता है, इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। ये GDPR कंपनी को बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी क्लाइंट का डेटा आता है उसे सिक्योर रखो, उसे किसी गलत हाथों में मत जाने देना। इसलिए इसको जनरल बोला गया है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। भले वो आम आदमी हो या अच्छा व्यक्ति हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका भी डेटा है सिक्योर रखना है। ऐसे लॉज इथिकल हैकर को भी पता होते हैं, इसलिए अगर वो हैकिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान किसी सिस्टम के डेटाबेस में चले भी जाता है तो वहाँ से कोई डेटा चुराता नहीं है, ठीक है। इसका एक कारण और भी है, इथिकल हैकर और कंपनी के बीच में ना एग्रीमेंट होता है, साइन किया जाता है एग्रीमेंट, तभी जाकर ये टेस्टिंग होती है। इसलिए इसको परमिशन के साथ टेस्टिंग किया जाने वाला बंदा बोला जाता है। एग्रीमेंट होते हैं, कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है कि वो लीक नहीं कर सकता, वरना उस पर ही केस लग जाएगा ज़बरदस्ती का। देन होता है रिस्क माइटिगेशंस। मोटा मोटा यहाँ पर एक इथिकल हैकर पैसा और रेपुटेशन दोनों बचाता है, रिस्क को कम करके। अगर वो पहले ढूंढ लेता है क्या रिस्की है क्या नहीं है तो वो उसे कम भी कर सकता है कम समय में, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बैंक पे तुम बहुत भरोसा करते हो, कल जाके वो ब्रीच हो गई तो तुम उस पर कभी भरोसा नहीं करोगे, है ना। ऐसे ही होता है कुछ बैंक्स के, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है कि तुम पेमेंट करने जाते हो सर्वर डाउन बताता है, ऐसा दिमाग खराब हो जाता है हम लोगों का, तो तुम्हारा भी होता होगा, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करते हो क्योंकि दूसरा ओपन करने के लिए 10 बार जाना पड़ता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव डिफेंस मैकेनिज्म। कंपनी को मदद करता है ताकि उनके फायरवॉल, IPS IDS जैसे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं वो बेटर रहे, ढंग से कॉन्फ़िग रहे। उनको भी टेस्ट करता है ये बंदा, एथिकल हैकर उनको भी टेस्ट करता है, क्या वो सच में इतने सिक्योर, इतने पावरफुल हैं कि किसी अटैक को सिक्योर कर पाएंगे। बिल्कुल। अब हैकर्स भी ना 3 टाइप के होते हैं, जो हमने काफ़ी पहले बचपन में कहानियों में सुना था। बिल्कुल, ये उस ज़माने की बात है जब एक हैकर 3 कलर पहनता था अपने सिर पे, एक लाल, सफ़ेद और दूसरे को तो मिला ही नहीं, तो घर पे बना लिया ग्रे कलर। अब इसमें फ़र्क क्या है, वाइट वाला बंदा इथिकल हैकर है, जो भी करेगा परमिशन के साथ करेगा। ब्लैक वाला उसका अपोजिट, जो भी करेगा बिना परमिशन के साथ करेगा, साइबर अटैक, क्रिमिनल वाली चीज़ें, किसी को धमकी देना। और ग्रे हैट हैकर ये तो चीज़ें इथिकल ही करता है, लेकिन अगर इसका दिमाग घूम गया तो फिर ये अनइथिकल भी कर सकता है। और साथ साथ में ये बंदा किसी की परमिशन ना लेकर भी सिस्टम को स्कैन करता है, अटैक करता है, और अटैक के दौरान अगर उसको कुछ मिलता है जिसे तुम वीकनेस बोलते हो तो ये बंदा उसे रिपोर्ट करता है। इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता ग्रे हैट हैकर का, ये दोनों के बीच का है। ये परमिशन नहीं लेता लेकिन इसका इंटेंशन भी बुरा नहीं होता। तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग फिलहाल जस्ट एक नॉर्मल हैकर हो जिसे लर्निंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है। अभी तक के हमने कोई ऐसा अटैक करा नहीं है, तो इसलिए हम अपने आप को कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। ब्लैक में जाओगे बहुत पछताओगे, वाइट में जाओगे अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर इथिकल हैकर वाइट कैटेगरी में ही गिने जाते हैं। ग्रे हैट हैकर में वो लोग गिने जाते हैं जो बिना परमिशंस के अटैक करते हैं लेकिन उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता। देन एक हैकर की प्रोसेस समझाता हूँ। व्हाट अबाउट रेड हैट, ब्लू हैट? ये सेम कंसेप्ट है दोस्त, इनके ही कंसेप्ट डिवाइड किए जाते हैं। जैसे रेड हैट को तुम रेड टीमर के नाम से बुलाते हो, ब्लू हैट को ब्लू टीमर के नाम से बुलाते हो, और ग्रीन को दोनों का मिक्सचर जिसे पर्पल टीम भी बोला जाता है। ऐसे इनको शब्दों में डिवाइड किया गया है। एक दिन मतलब तो यही है, एक बुरा एक अच्छा, एक दोनों। वो नहीं होते इंसान, एक बंदा बहुत पुण्य करेगा, एक बंदा सिर्फ पाप करेगा, एक बंदा दोनों करेगा, सुबह में पुण्य रात को पाप, या फिर रात को पुण्य सुबह में पाप, ऐसा बंदा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस समझते हैं। हैकिंग की शुरुआत होती है स्कैनिंग से या इंफॉर्मेशन गैदरिंग से।
एक हैकर सबसे पहले सामने वाले सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर उसके बाद उसको स्कैन करता है ताकि और ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन निकाल पाए। और स्कैनिंग के दौरान अगर उसे कुछ वल्नरेबल मिल जाता है, यानी कुछ कमियां मिल जाती हैं, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करके उस सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं गेनिंग एक्सेस। एक्सेस लेने की कोशिश करता है। और अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है, मान लो कि उसको एक्सेस मिल जाता है, तो उसके बाद वो कोशिश करेगा कि उसका जो एक्सेस है सिस्टम के अंदर वो हमेशा बना रहे, ताकि कोई एंटीवायरस उसके एक्सेस को हटा ना दे, या फिर इतनी मेहनत जो उसने करी स्कैन वैन करके वो ऐसी वेस्ट ना हो जाए। इसलिए वो बैकडोर जैसी चीज़ों का यूज़ करता है। यानी घर तो पूरा लॉक है, लेकिन घर के पीछे की खिड़की खुली है, और ऐसी खिड़की जो सिर्फ चोर को पता है, तुम्हें नहीं पता। या घर में ऐसा बेसमेंट है जिसका रास्ता कहीं और जाकर मिलता है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें नहीं पता। और हैकर भी ऐसा ही रास्ता बनाते हैं, जिसे तुम बैकडोर के नाम से बुलाते हो। बैकडोर, पीछे का दरवाज़ा जो छुपा हुआ होता है, किसी को भनक भी नहीं लगती। नेक्स्ट, कवरिंग ट्रैक्स। अब तुमने जो कचरा करा है, तुम्हारे पैरों के निशान जो छप गए हैं घर के अंदर चोरी करने के बाद, अब तुम उसे साफ करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो अटैक तुम करते हो एज ए इथिकल हैकर, तुम ये अटैक करके सिस्टम के अंदर घुस जाते हो। ठीक है, तो तुम अपने ट्रैक्स यानी अपने निशानों को डिलीट नहीं करते। ठीक है, और इसीलिए तुम्हें इथिकल हैकर बोला जाता है। इथिकल हैकर ऐसी चीज़ों को डिलीट नहीं करता, क्योंकि वो समझाना चाहते हैं सामने वालों को कि कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मलेशियस हैकर या ब्लैक हैट हैकर ऐसी चीज़ें नहीं करता, वो सब कुछ डिलीट कर देगा, तुम्हारे सिस्टम को भी डिलीट कर सकता है वो, उसका इंटेंशन ही बुरा है। इथिकल हैकर नहीं करता चीज़ों को कवर, यानी कि चोरी करने के बाद वो किसी चीज़ को हटाएगा नहीं, जैसे कि वैसे रखेगा। और एक बुरा हैकर सब कुछ को हटा देगा, पता ही नहीं चलने देगा कि कुछ हुआ है करके। एंड लास्ट, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वाला काम सिर्फ इथिकल हैकर करता है। रिपोर्टिंग जिसमें आप कंपनी को बताते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी और इसको कैसे फिक्स करोगे, ताकि कंपनी भी ढूंढ पाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है करके। पीओसी इसे बोला जाता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इसे बोला जाता है। अब इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इतने सारी चीज़ झमेले को करने के लिए इथिकल हैकर काफ़ी टूल्स का इस्तेमाल करता है, जो काली लिनक्स के अंदर भी आते हैं और तुम बाहर से भी गूगल से भी देख सकते हो। उनमें से कुछ कॉमन टूल्स हैं एनमैप, मेटास्प्लॉइट, वायर शार्क, बर्बसूट एंड जॉन द रिपर। डोंट वरी, ये सारे ही टूल्स का प्रैक्टिकल है अपने सेशन में, अपने जस्ट लाइक टॉपिक में। मुझे इस क्लास का रिकॉर्डिंग्स मिल सकता है? बिल्कुल दोस्त, मिल जाएगा, डोंट वरी। एनमैप एक ऐसा स्कैनर टूल है जो नेटवर्क को स्कैन करता है, जिससे तुम नेटवर्क के ऊपर वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ सकोगे। मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर काफ़ी सारे पेलोड्स, एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, और यहाँ से तुम खुद का पेलोड भी बना सकते हो। पेलोड एक ऐसा स्क्रिप्ट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो तुम्हारे लिए सामने वाले सिस्टम पे जाकर कनेक्शन देता है, या तुम उससे चीज़ों को हैक कर सकते हो। ठीक है, और एक्सप्लॉइट एक स्क्रिप्ट होती है जो वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाती है। ठीक है, तो पेलोड से किसी को हैक किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट से किसी को बर्बाद यानी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और सिर्फ उसी को किया जा सकता है जो वल्नरेबल हो। पेलोड को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वल्नरेबल है नहीं है। पेलोड का काम है सामने वाले सिस्टम पर जाना और उस सिस्टम की बैंड बजाना, जिसे तुम मालवेयर वगैरह बुला सकते हो। ठीक है, और हाँ, ये पेलोड सॉफ्टवेयर की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने दिखाया था ना सॉफ्टवेयर, हाँ यही सॉफ्टवेयर की तरह हो सकता है, कभी नहीं पता कि कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये खतरनाक तो हो सकता है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर, ये नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर था, टेक्निकली नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर दिखने में था, लेकिन इसी सॉफ्टवेयर में तुम्हारा छुपा था पेलोड, इसीलिए इसको मलेशियस बोला गया है। और ये डेफिनेटली तुम्हारा कौन है एंटीवायरस फाइंड आउट करके देगा। नेक्स्ट, तुम्हारे पास आएगा वायर शार्क, एक ऐसा टूल जो नेटवर्क को एनालाइज करने में मदद किया जाता है, स्कैन करने में। कुछ एग्जांपल लेता हूँ वायर शार्क का इस प्रकार से। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, और अब मेरे नेटवर्क पर जो भी हरकतें होगी, जैसे किसी पेज को देखना, एग्जाम्पल के लिए मैं पेज का नाम दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, पेज का नाम दिखाता हूँ। ठीक है, testphp.vulnerable वेबसाइट, ये पेज है। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, login.php,
ओके, इस पेज पे आ गया। अब देखना, ओह कुछ है ही नहीं देखने के लिए, कुछ था ही नहीं देखने के लिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये वायर शार्क नेटवर्क को स्कैन करने में मदद, स्कैन नहीं एनालाइज करने में मदद करेगा कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही है मेरे नेटवर्क पर। अब एग्जांपल के लिए मैं इस लॉगिन पेज पे हूँ, लॉगिन पेज पे हूँ। अब बस इसको डेमो समझो, ठीक है। ये तुम प्रैक्टिकल मत करना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें से प्रैक्टिकल नहीं करना है जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये तुम्हारे समझ से बाहर है फिलहाल। फिलहाल आगे समझोगे ही, ठीक है। अभी के लिए मैंने इस पेज को ओपन करा, मैंने इसकी लॉगिन वॉगिन कर दिया। ये सब कुछ वायर शार्क के अंदर कैप्चर हो रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे सर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जैपनीज ओपन हो गया गलती से। अब मुझे इसकी आईपी एड्रेस नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इसकी आईपी एड्रेस निकालूंगा ताकि मुझे स्कैन करने में इजी पड़े। तो यूज़ योर स्पॉटलाइट फीचर तुम्हारे विंडोज़ में है, ठीक है। एंड जस्ट तुम्हें यहाँ पे आईपी एड्रेस चाहिए, एनएस लुकअप कर सकते हो, ठीक है। आईपी एड्रेस चाहिए, एनएस लुकअप करो या फिर पिंग करो, जो तुम्हारी मर्जी, वो सभी कमांड्स चलते भाई। पिंग करो, एनएस लुकअप करो, जो मर्जी करो, ठीक है। ये हमारी आईपी एड्रेस है और ये तुम यहाँ पे भी देख पा रहे हो। मत करो फिलहाल जो भी मैंने कहा, ठीक है। जस्ट देखो, मैंने फाइंड आउट करा एंड इसको एग्जिट कर देता हूँ। और वायर शार्क में जाकर सबसे पहले तो मैं इसको रोक देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ स्कैन करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो उसको मैं फ़िलहाल रोक देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कुछ स्कैन करेगा और मेरे सिस्टम की वाट लगा देगा, है ना। बहुत सारा स्कैन कर रहा है, स्कैन कह रहा हूँ। जितना कुछ भी मेरे नेटवर्क से जा रहा है डेटा, जितना भी डेटा जा रहा है मेरे सिस्टम से, मेरे घर वालों के सिस्टम से, टीवी से, मोबाइल से, वो सब कुछ ये वायर शार्क दिखा रहा है मुझे स्क्रीन पे, ठीक है। अब बस मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे वेबसाइट देखनी है जिसका प्रोटोकॉल एचटीटीपी होता है, ये रही वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं ढूंढ पाता तो मैं सिंपल सा आईपी एड्रेस डालता कुछ इस प्रकार से, जो कि डेफिनेटली एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, तो मैं फ़िलहाल इसकी भी घबराहट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आईपी एड्रेस डाला और ये मैं देख पा रहा हूँ। साथ साथ में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रोटोकॉल रहे एचटीटीपी, ठीक है। या डेफिनेटली आई शुड यूज दिस इंस्टेड ऑफ दैट। ये रहा, तो अब मैं देख पाऊंगा लॉगिन। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यू विल सी कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, है ना। लेकिन अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट के हिसाब से ओपन करूँ, जो कि डेफिनेटली इसको मैं ऐसा करूँगा स्ट्रीम वीम से, यू विल सी कि यहाँ पर भी मैं अपना डेटा देख पा रहा हूँ। थोड़ा जूम इन करता हूँ, ज़्यादा तगड़ा दिखे तुम्हें फिर, ठीक है। यू नेम टेस्ट एंड पासवर्ड टेस्ट, ठीक है। ये बस एक डेमो था, फ्यूचर में तुम ऐसे भी परफॉर्म करने वाले हो। तो ऐसे वायर शार्क से तुम एनालाइज कर पाते हो कि क्या डेटा जा रहा है, और अगर डेटा तुम्हारा कुछ गलत जगहों से जा रहा है, जैसे जो सिक्योर नहीं है, ऐसी वेबसाइट का भी तुम इस्तेमाल करते हो, तो फिर कोई भी वायर शार्क से तुम्हारा डेटा देख सकता है। इस प्रकार से लॉगिन करोगे तो और भी देख पाएगा चीज़ें, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल था। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर जो जिनका काम होता है नेटवर्क एनालाइज करना, वो इस टूल का यूज़ करते हैं खास करके, ताकि नेटवर्क को एनालाइज करने में इजी हो। और वो चीज़ थोड़ी एडवांस है, अपने आप में भारी चीज़ है, लेकिन बस मैंने तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखा दी कि ऐसा भाई पॉसिबल तो है। नेक्स्ट, बर्ब सूट। बर्ब सूट को हमने थोड़ी देर पहले यूज़ करा था, ठीक है। एक ऐसा टूल जो वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एंड जॉन द रिपर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। जॉन द रिपर डेफिनेटली तुम्हारे काली और पैरट के अंदर है, और हम उसे भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको kali.org पर लेकर चलता हूँ, /tools और आपका जॉन, आई गेस, ठीक है। अगर मैंने गलत यूआरएल डाल दिया हो तो कुछ, अच्छा बराबर डाला था। ये तुम्हारा जॉन द रिपर, ठीक है। जॉन द रिपर टूल है जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। पासवर्ड भले ही वो पीडीएफ का हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्रैक करना पॉसिबल है, ठीक है। डेफिनेटली, क्या लगता है तुम्हें ये सीखेंगे? नहीं यार, ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं सीख पाएंगे। इन्होंने, एक सेकंड, डीसीएससी में ऐड किया गया क्या टॉपिक को? डीसीएससी में ऐड नहीं किया गया है, पासवर्ड क्रैकिंग का टॉपिक ऐड नहीं किया गया है, माफ़ करना, नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास समय बचता है तो मैं मेरी तरफ से सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास, लेकिन एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द काइंड ऑफ कोर्स, तब सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी टूल्स हैं, और पासवर्ड क्रैक होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं।
ठीक है, आई होप तुम्हें विजिबल होगा ये कलर। डेफिनेटली इसको भी करेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन फ्यूचर में बर्ब सूट सॉरी ब्रूट फोर्स के दौरान वगैरह। तो इतना ही था। कुछ लीगल्स इथिकल कंसिडरेशन है, जैसे कि ऑथराइजेशन, हैकिंग को परमिशन के साथ करना है। एनडीए एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो हैकर और कंपनी के बीच में होता है, ताकि वो उस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखें कि उसका डेटा किसी को शेयर ना करे। ठीक है, सिर्फ हैकर ही पढ़ेगा और कंपनी के बीच का ही डेटा है, सिर्फ आपस की बात है, हमारी और तुम्हारी के बीच की बात है। वो होता है ना आजकल के लोगों में, प्यार की बात है कि ये बस हमारे दोनों के बीच में ही है, हम दोनों के बीच में, इसको किसी को मत बताना, अपने बेस्टीज को भी मत बताना। ऐसा होता है बिल्कुल, जैसे एनडीए बोला जाता है। और जो इसका फॉलो नहीं करता तो हम उसके साथ रिश्ता नहीं रखते। वैसे ही हैकर्स का भी होता है, अगर इसका फॉलो नहीं करा, किसी को शेयर कर दिया, तो कंपनी तुरंत में उसको निकाल देती है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। इसलिए एनडीए को बहुत बढ़िया एग्रीमेंट बोला जाता है, इसे बहुत ढंग से समझना और पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तुम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते बाद में, तो बहुत ध्यान से देखना होता है। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस विद साइबर लॉज। एक इथिकल हैकर का काम है कि वो हमेशा लॉज को समझ कर ही चीज़ों को आगे बढ़ाए। एक इथिकल हैकर कभी फ्रॉड नहीं करेगा, कभी डेटा चोरी करके इधर उधर भेजेगा नहीं। ठीक है, वैसे ही कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेसिक वाले जो इथिकल हैकर्स को मिलते हैं या इथिकल हैकिंग में है, इथिकल हैकिंग में मिलते हैं, वो है पेन टेस्टिंग, जिसमें आप साइबर अटैक को सिमुलेट करते हो, ऐसे दिखाते हो, टेस्टिंग करते हो, और ऐसा टेस्ट करते हो कि सामने वाले को लगे कि अटैक हो रहा है, एकदम नॉर्मल अटैक हो रहा है, एकदम बेसिक सा अटैक हो रहा है। इस प्रकार से समझो कि तुमने एक बच्चे के हाथ में तलवार दे दी, अब वो कैसे अटैक करेगा, एकदम बेसिक अटैक करेगा। है ना। लेकिन एक टेस्टर बच्चा नहीं होता। ठीक है, एक टेस्टर ऐसे ऐसे अटैक कर सकता है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। LFI RFI जैसे भयंकर भयंकर अटैक्स कर सकता है, इनकोडिंग डिकोडिंग सब कुछ पता है उसको। ठीक है, लेकिन ऐसा अटैक करेगा कि रियल की तरह फील हो। दूसरा, अटैक के दौरान कुछ मिलता है तो वो चीज़ को रिपोर्ट कर देगा। सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये करियर आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि अपने आप को सिक्योर करना है या कंपनी को सिक्योर करना है नेटवर्क्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर से सिक्योर करना है, जिसे सॉक भी बोला जाता है। सॉक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है, जिसमें इतने सारे सॉक एनालिस्ट बैठे रहते हैं, जिनका काम होता है नेटवर्क के ऊपर मॉनिटर करना, सिक्योर करना, प्रोटोकॉल्स लगाना, जिससे कोई भी अटैक नेटवर्क के थ्रू ना हो और उसे रोकना। वल्नरेबिलिटी असेसर, ये बंदा वो होता है जो सामने वाले सिक्योरिटी वीकनेस को समझकर उसके हिसाब से कुछ क्रिएट करता है। ठीक है, या मोटा मोटा कहूँ तो ये बंदा समझता है कि ये कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जस्ट लाइक तुम ऐसे यू प्रोनाउंस कर सकते हो, मोटा मोटा आप रिपोर्ट क्रिएट करना कह सकते हो, जस्ट कि ये बंदा रिपोर्ट क्रिएट करेगा ज़्यादातर। ठीक है, स्कैनर चलाएगा और उससे रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट लाइक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, स्कैनर के दौरान, हाँ, ये टेस्ट नहीं करता, ये बस स्कैनिंग करता है। अगर कुछ मिलता है तुरंत बता देगा। वो नहीं होता, कहीं बाहर जाने से पहले कोई एक हमारे फैमिलीज़ में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो सब कुछ चेक करता है, ऐसी बंदा होता है जो चेक करता है कि सब लोग आ गए क्या, है ना, वेरीफाई करता है। बस वैसे ही ये भी बंदा स्कैनिंग का यूज़ करके कुछ वेरीफाई करता है। अगर अगर उसको कुछ मिल जाता है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर टीम को सबमिट करता है। ये टेस्टर नहीं होता, बेसिक टेस्टर नहीं होता ये। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तुम इन दोनों को मिला दो, सुनो सुनो, अगर तुम इन दोनों को मिला दो, VA और PT, तो ये बन जाएगा VAPT। हाँ, मैंने मन से नहीं बनाया, जस्ट 2 मिनट पहले बनाया। VAPT, वल्नरेबिलिटी एक्सेसर या वल्नरेबिलिटी एनालाइजर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर। ये शब्द एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है VAPT के नाम से। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एक ऐसा अप्रोच जिसमें हम समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, समझे, दोनों को मिलाकर जो बनता है। इसका मतलब ये नहीं सभी को मिलाते बैठोगे, पेनिट्रेशन टेस्टर प्लस सिक्योरिटी एनालिस्ट पास्ता, ऐसा मत कहना, ये अलग चीज़ हो जाएगी, वो होता भी नहीं है। ठीक है, चले बता रहे सबको घर में पास्ता पास्ता करते हुए, पास्ता बनना है करके, नहीं करना है ऐसा। देन होता है रेड टीम ऑपरेटर। रेड टीम ऑपरेटर ये ग्रुप होता है जिसमें
जो अटैक होता है वो स्टेल्थ अटैक होता है, एकदम शांति पूर्वक अटैक होता है, जिसमें कोई भी अलर्ट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, मोटा मोटा कहूँ तो ये ग्रुप होता है पेनिट्रेशन टेस्टर्स का, प्रोफेशनल्स लोगों का, जो अटैक करते हैं एकदम सिस्टम पर एकदम शांति से, स्टेल्थ अटैक बोला जाता है उसे, एकदम रियल अटैक की तरह, एकदम रियल अटैक, जिसे रेड टीम मेंबर करता है, रेड टीम मेंबर बोला जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा डेफिनेटली तुम हंसे इसलिए नहीं, तुम्हारे रिएक्शंस जो ऑफ थे, वरना क्या हंसते तुम लोग, और 11 के बाद ही ऐसी चीज़ें होती है। नेक्स्ट लास्ट चीज़, कंसल्टेंट, ये बंदा बस तुम्हें एडवाइस देगा और कंपनी को कैसे ग्रो करना है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, उसके बारे में सॉल्यूशन देगा। एट द एंड कंक्लूजन पे आते हैं, तो सब लोग अब समझ गए कि हैकिंग सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक रियल लीगल प्रोफेशन है जिसमें आप सिस्टम को टेस्ट करते हो और सिक्योर करते हो। ठीक है, तुम डॉक्टर की तरह हो और तुम्हारे लिए पेशेंट ये सामने वाले सिस्टम है, बस तुम्हें इनको संभालना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो दैट्स इट, इतना ही करना था। दैट्स इट फॉर लेसन नंबर 2। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है? मैं तुम्हारे चैट्स, माइक्स, एवरीथिंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब भाई 11:15 हो गए, बस तुम्हारे पास 10 मिनट है, उसके अंदर अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो बढ़िया, फिर हम वाइंड अप कर देंगे। जब तक पेनड्राइव नहीं आता तब तक आप सॉफ्टवेयर गूगल फॉर्म में भेज सकते हो दोस्त, हमें वो परमिशन नहीं है और वो चीज़ें अलाउ भी नहीं किया जाता सामने से। ठीक है, सर ने तो बोले थे ग्रुप के ड्राइव में, गूगल ड्राइव में सेंड कर देंगे। सर ने ये बोले होगे कि कर देंगे करके, तो हमें परमिशन ऐसे सॉफ्टवेयर की है जो एक्चुअल में देने लायक है, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो पेड है वो नहीं दे सकते हम, जैसे बॉब सूट काइंड ऑफ स्टफ। तो पेड होने के बाद पेन ड्राइव में या देंगे क्या? वो पेड वाले ना सिर्फ पेनड्राइव में ही मिलते हैं, बाकी जैसे कुछ सॉफ्टवेयर जैसे VMware की फ़ाइल, काली की फ़ाइल, या फिर ये जैप, वायर शार्क, ये सारे सॉफ्टवेयर तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, स्कैम बेटर तो को सर कैसे अभी सिस्टम। नोट्स जो है सर, नोट्स हम्म, वो रेगुलर आप सेंड कर देंगे ना? बिल्कुल, मैंने सेंड कर दिया ऑलरेडी आप सभी को। मैं पहले से ही 2 लेक्चर के ज़्यादा के भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता आप पढ़ते हो साइड में से, तो इसीलिए भेज देता हूँ मैं। नो सर, नहीं सर, अभी तक नहीं आया मैं हमारे ग्रुप पर। कोई बात नहीं, आप नए नए ज्वाइन हुए होगे, मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक है, देखो मैंने ठीक भेजा है। है, मैं मजाक थोड़ी करूंगा, मैंने तो पहले ही भेज के रखा है। देखो मंडे को भेज के रखा है, लास्ट लेक्चर में, ये आपका सेकंड लेक्चर है। सर फिर से एक बार सेंड कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आज रिकॉर्डिंग्स बनाऊंगा, और जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डे के नीचे तुम्हारी रिकॉर्डिंग ऐड हो जाएगी और ये तुम्हारे नोट्स। ठीक है, ये नोट्स पे क्लिक करना, तुम्हें नोट्स एक्सेस हो जाएंगे मॉड्यूल नंबर 1 के फिलहाल। ठीक है, तो ओके सर, ओके। एक टॉपिक एक्स्ट्रा का रखा है थ्रेड्स वाला, हो सके तो इसको पढ़ लेना सभी लोग, एज अ होमवर्क इसे पढ़ लेना। बस पढ़ना है, समझना नहीं है, समझा तो मैं दूंगा। ठीक है, सर हेलो रिसेंड कर दिए, हाँ? क्या? हाँ बिल्कुल हेलो बिल्कुल सेंड कर दूंगा, बोलो ओके हेलो ओके। हरी बोलो बोल ये रहा था। बोलना बोलो कि बोलो, उसमें मेरे जिम एक एक करके, एक एक फर्स्ट करके, एक और मिनट, एक सेकंड मिनट, का मेरे प्लीज़ प्लीज़ ओके प्लीज़, एक एक करके बोलो दोस्त। आप कह रहे थे अमित, अमित क्या नाम था आपका? हरी। हरी, बोलो हरी। हाँ, मेरी आज फर्स्ट क्लास है तो मेरे पास पहले का भी नहीं मिला है और आज का भी मेरे को मिल जाता तो अभी मैं आज ही ग्रुप पे ज्वाइन हुआ हूँ। आप ग्रुप पे ज्वाइन हो गए हो ना? हाँ, आज ही हुआ बस हूँ। वहाँ से जिम्मेदारी मेरी, मैं भेज दूंगा वहाँ से फिर। ठीक ठीक है, है। लेकिन जो आज ज्वाइन हुए हैं तो उनको थोड़ी देर में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग्स, विद इन 20 to 50 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, ओके, मेरे को पहले वाला भी थोड़ा सा अगर मिल जाता तो बेहतर होता। बिल्कुल मैम, मेंशन देखो हफ्ते भर, अभी आप सभी का फर्स्ट डे सेकंड डे है, जब तक ये डे नंबर 7 तक के नहीं पहुंचता मैं सभी को लेक्चर्स कंटिन्यू में सेंड करूंगा, कि यही से लेकर सब कुछ सब कुछ। जब ये 10th या 7 से ऊपर चले जाएगा तो फिर मैं एक एक सिंगल सिंगल सेंड करूंगा, ऐसा कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट ठीक सेंड करूंगा फिर। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, तो ठीक अभी फिलहाल ओके। टेंशन मत लो, सारी रिकॉर्डिंग्स एक ही इसमें मैं दे रहा अच्छा सर, और एक चीज पूछना लो था मुझे। हूँ। हाँ बोलो। ये क्या सर बोल मतलब ये कोर्स कंप्लीट देखेंगे करने क्या? के लिए कोई एक ऐसा लैपटॉप बता सकते हैं जो अंडर 20K के बजट में आ जाए, जिससे कोर्स सेकंड कंप्लीट हैंड, हो जाए? सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, या डेफिनेटली आपको सेकंड हैंड से बेहतर अगर जाना है, देखो सेकंड हैंड डेफिनेटली मैं सजेशन दूंगा, अगर आपको बजट फिलहाल कम है और ट्राई करना है, या फिर अगर आपका बजट अगले 2-3 महीने में अच्छा बन रहा हो, तो आप फिलहाल के लिए मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल पे हाँ, हो पाएगा। तो फिर भी मतलब कोर्स कंप्लीट करने के लिए कौन सा लैपटॉप ऐसा ले जो ठीक ठाक हो जाएगा कोर्स कंप्लीट? कुछ रिक्वायरमेंट्स तो है दोस्त समझने के लिए, तो आपको मिनिमम
8 GB मिनिमम, बहुत ही मिनिमम, इससे ज़्यादा हो तो बढ़िया ही है। i3 लेकिन 10th जनरेशन के आसपास, ठीक है। इतना क्यों चाहिए, लेकिन इसलिए चाहिए क्योंकि हम वर्चुअल मशीन चलाने वाले हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि आपका लैपटॉप पहले से ही कमज़ोर है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 8 GB रैम तो मिल जाएगा कहीं पे भी, i3 है लेकिन i3 का 4th जनरेशन है, तो मैं सजेशन दूंगा कि उसका विंडोज़ उड़ा दो और उस पर लिनक्स पहले से इंस्टॉल कर लो, पैरेट का जो करना है वो, ठीक है। और थोड़ा यूट्यूब पर देखकर समझो कि लिनक्स को यूज़ कैसे करते हैं जब तक टॉपिक नहीं आ जाता, क्योंकि लिनक्स इतना ईजी यूज़ सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से, और इतना लाइट वेट सॉफ्टवेयर है कि i3 तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल मशीन चलाना चाहते हो कि विंडोज़ के थ्रू यू जस्ट लाइक दिस, आप वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहते हो पैरेट ओएस, काली ओएस चलाने के लिए, तो आपको अच्छी खासी रैम चाहिए फिर, ठीक है। और अगर आपके पास स्टोरेज है, मेमोरीज है, तो दे सकते हो इस प्रकार से। ये पैरेट ओएस है और काली यही के छुपा हुआ होगा, ये रहा काली, ठीक है, ये रहा काली, तो देखना होगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो सजेशन दूंगा फिलहाल के लिए, अगर आप चाहो तो लिनक्स डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा सिस्टम पे। बिल्कुल। नेक्स्ट, जय हिंद। बिल्कुल चंद्रा, अरे हाँ, प्रिया, सॉरी चंद्रा नहीं, प्रिया। जाने से पहले, आने के बाद सब लोग जय हिंद करके ग्रेड करना। अगर अब तुम जाना भी चाहते हो, रेड बटन दबाने से पहले जय हिंद करना, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है। अगर ये प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते हो तो प्रॉब्लम सर हो जाएगी, बस जाने से पहले ही करना, ठीक है। बोलो 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 बोलो, कुछ कह रहे थे ओके आप। सर। हेलो सर, मैं कह रहा था कि जैसे आपने बोला था कि पासवर्ड क्रैकिंग जो हमारे इसमें नहीं है शेड्यूल में, पर आप हम्म। क्या उसको सिखाएंगे हमें? अब अगर हमारा देखो, अब तुम सभी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम सब लोग चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाते हो, समझ पाते हो, प्रैक्टिकल्स मेरे साथ कर पाते हो, और हमारे पास फिर समय बच जाएगा क्योंकि सब लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं, और मुझे पता है तुम सब लोग करोगे, थोड़ा डेडिकेशन दिखाना अच्छा सा, मैं कोशिश करूँगा, और समय बचता है तो मैं सिखा भी दूंगा पासवर्ड क्रैकिंग तो का वो मतलब वो एक्स्ट्रा सर में। आप अपनी तरफ से सिखाएंगे सर वो हाँ, चीज़? अभी बस बताना मत, वैसे उतना तो चलता है यार, उतना तो एडजस्ट किया जा सकता है किसी भी नहीं सर, कोर्स पर में। जैसे अगर हम तो हैकिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें तो पासवर्ड क्रैकिंग इन लोग को देनी चाहिए ना अपनी वो तरफ ब्रूट से तो। फोर्सिंग में दिया जाता है दोस्त, पासवर्ड क्रैकिंग अलग चीज़ होती है फिर, वो ब्रूट फोर्सिंग दिया तुम्हारे कोर्स में। सर लेकिन एथिकल हैकिंग में तो पासवर्ड क्रैकिंग का जरूरी होता है ना? क्यों, क्या वो इथिकल है? मतलब नहीं, वो तो बताओ, इथिकल है वो नहीं, लेकिन सीखना है ना, सीखना है हाँ। इसलिए। अब वो उसकी कंप्लेंट मत डालो जो भी है, कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, मैं सिखा दूंगा। और अगर होगा भी तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स का नाम दिया है, ब्रूट फोर्स में तुम्हारा आ सकता है पासवर्ड क्रैकिंग मेरे हिसाब से। मैंने एक बार चेक नहीं करा, एक बार मुझे इसका नोट्स चेक करने दो, एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ इसका मॉड्यूल नंबर। मैंने देखा था सर, काली में मैंने यूज भी किया ब्रूट फोर्स का। उसमें मतलब क्या रैंडमली वो अपना खुद ही पासवर्ड क्रिएट करता आई है, गेस बनाता है हाँ है, अपना। तुम्हें जॉन द रिपर है लगता है, चलो ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, तुम्हें जॉन द रिपर है। मैं भूल गया था कि तुम्हें जॉन द रिपर है या नहीं है करके, चलो ठीक है तुम्हें, है। हेलो सर। ओके ओके, तो टेंशन मत लो, फिर तो है तुम्हारे कोर्स के अंदर पासवर्ड क्रैकिंग। जानदार। ओके, हेलो। अब तो नहीं कहोगे ना कि इथिकल हैकिंग में सिखाना चाहिए। है तुम्हारे कोर्स में, बिंदास, टेंशन मत लो। नोट्स में नहीं चलो। मिले भेज दूंगा आज ग्रुप में। बोलो क्या कह रहे हो हेलो दोस्त। सर, ये बोल रहा हूँ कि जीमेल हैकिंग है, जीमेल का जैसे पासवर्ड क्रैक करना, ओटीपी बाईपास ऐसा। देखो, ईमेल हैकिंग पॉसिबल भी है और नहीं भी, ठीक है। पासवर्ड मिल जाएगा लेकिन ओटीपी बाईपास नहीं कर पाओगे, बहुत इनकोडिंग से झेलते हुए जाना होगा, बहुत सिक्योरिटी लेयर डायनेमिक हो गया है ना जाना होगा। ओटीपी। क्या होगा? नहीं, ये जैसे अभी हमने जब बात किया था ना, सर से बोल रहे थे डायनेमिक कर दिया है ना ओटीपी। देखो यार, मोटा मोटा बताओ ना आंसर, रियलिटी ये है कि तुम जीमेल को तो हैक नहीं कर सकते। जीमेल के पासवर्ड को एक आध डम बंदा होगा वो कर भी देगा, खुद का पासवर्ड डाल भी देगा, लेकिन तुम उसको क्रैक नहीं कर सकते, क्रैक करो तुम उसको, हैक नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल बिलियन डॉलर्स लगाती है सिक्योरिटी करने के लिए। ये बोल रहा था मैं, हम्म। जैसे हमारा किसी ने जीमेल हैक किया हुआ है, तो वो जीमेल गूगल तो रिकवर कर नहीं रहा है, और साइबर सेल में भी कंप्लेंट डला हुआ है, लेकिन साइबर सेल वाले भी जैसे सो रहे हो ऐसे, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इस वजह से बोल रहा था। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिसेस बताए जाते हैं ना, कि पासवर्ड अच्छा डालो, साथ साथ में एमएफए डालो। आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला था? नहीं, मैंने ये इसमें @ वगैरह सब लगा रखा था, लेकिन वो क्या ओटीपी का थोड़ा लफड़ा हो गया था। ये जो नंबर है ना मेरा, वो किसी ने कुछ फॉरवर्ड कर दिया, कुछ एसएमएस दिन पहले, फॉरवर्डिंग। नहीं वो ऐसा नहीं हुआ था। जैसे मेरा एक फ्रेंड है हेमराज,
अरे बाप रे, फिर तो सही हो गया। नहीं, उसके नंबर से पता नहीं उसने कैसे कॉल कर लिया जो बंदा था, स्पूफिंग कहते हैं और उसे। मम्मी से उसने ओटीपी वगैरह मांगा, मम्मी को, तो मम्मी ने उसे दे दिया। इसे स्पूफिंग बोला जाता है, जो कि स्कैमिंग का ही एक पार्ट है। विशिंग बोला जाता है हैकिंग में, तुम्हें फिशिंग का अंदर विशिंग नाम है, वॉइस फिशिंग करके ये वो उसका एग्जांपल। लेकिन अब डेफिनेटली आपको क्या करना था अपने साइड से, कि एटलीस्ट एमएफए ऑन करके रखना था, कि कोई ओटीपी के अलावा भी बहुत ऑप्शंस होते हैं दोस्त, ठीक है, कि आपको किसी दूसरे मेल पर कोड जाएगा, ऐसा भी ऑप्शन होता है। हाँ, वो था, वो उसने चेंज कर दिया ना, वो हाँ, बोल रहा हूँ उसमें और क्योंकि अगर नंबर आपको पता है आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो वो बंदा सिर्फ एक्सेस कर पाएगा, ना कि रीसेट कर पाएगा। रीसेट करने के लिए आप अपने साइड से उसे लॉग इन कर सकते हो अपने साइड से, वो सिर्फ एक्सेस कर पाएगा, उसके पास कोई परमिशन नहीं रीसेट करने की, भले ही पासवर्ड उसको पता है। बैकअप, उसमें वो जो बैकअप ये होता है ना, बैकअप के लिए नंबर वगैरह लगा के रखते हैं। बैकअप कोड्स। हाँ, वो उसने सारा मतलब चेंज कर दिया, उसका नंबर लगा दिया, उसका पर्सनल नंबर मेरे पास है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी मैंने एक कोर्स लिया था यही एथिकल हैकिंग, उसमें थोड़ा बहुत सीखा था, तो उसी की तरफ से उसके नंबर वगैरह ये तो निकाल लिए मैंने, लेकिन वो वर्क कर गया वही तो। ठीक है पप्पू, इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया स्कैम। बस वो इतना तो ही है है कि अगली बार के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो इन चीज़ों में, कि ये सारी चीज़ें पहले ही लगा के रख लो, क्योंकि सर एक क्वेश्चन था। बैकअप कोड उसने डाल दिया, मोबाइल चेंज कर दिया, या बिना पासवर्ड के नहीं होता है, इसका मतलब आपका पासवर्ड उसने पता कर लिया हो, या तो आपने टू स्टेप वेरिफिकेशंस नहीं लगाए, उसमें कोई प्रॉब्लम कर दी हो आपने। हाँ, वही ना, उसमें पासवर्ड वगैरह, जैसे वो जो पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन होता है, फिर ओटीपी भेजता है ना जीमेल। तो उसने वही करा होगा फिर। हाँ, तो वो ओटीपी सर, मांग लिया। अगर ये बंदे का वो जीमेल आईडी हैक हो गया तो क्या आप उसको बैकअप लेकर नहीं दे सकते हैं? क्या नहीं, रिकवर नहीं कर वो सकते क्या? हमारे अंडर नहीं है दोस्त। देखो पॉसिबल है, लेकिन नहीं है वो हमारे अंडर, वो ना हमें परमिशन है उस चीज़ की फिलहाल। तो अगर ये जेन्यून है सर तो उसको बैकअप करने में क्या दिक्कत है सर स्टिल आपको दोस्त, फिर? ये हमारा काम नहीं है ना, इसके लिए अलग से टीम बैठी है साइबर फोरेंसिक की, ऐसी हेल्प चीज़ों के लिए। हेल्प का मैं बात कर रहा हूँ सर, जैसे हम लोग आपके स्टूडेंट हो गए, कभी हम लोग के साथ कुछ फ्रॉड हो गया तो आप तो हेल्प कर सकते हैं सर। फ्रॉड में तो मैं मदद नहीं कर सकता दोस्त, टेक्निकली सच में बात करूँ तो, ठीक है। रही बात, मैं बस अच्छा। गाइड कर सकता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि डायरेक्टली मदद तभी की जाती है जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, एक सिंपल से जीमेल के लिए। और वो भी जीमेल इंपॉर्टेंट होता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर केस में। लेकिन नहीं, अब वो अब नहीं इसी बनता चीज़ के लिए मैं सिक्योर करने के लिए कह रहा हूँ, कि आपको अगली बार से एटलीस्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, जो कोड्स शेयर नहीं करता। और एटलीस्ट अपने साइड से ऐसे गूगल ऑथेंटिकेशंस को ना फिंगरप्रिंट लगा कर रखो, कि कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। नहीं, ये हुआ कुछ जैसे। टाइम बाद तो खुद इतने सर कैपेबल हो जाएंगे कि हम हेलो। वो सब चीज़ होने ही ना दें। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने हाँ, आप को सेफ रखने के लिए। अब हो गई हमारे गलती यहाँ तो हो गई, कोई बात नहीं। हेलो, ये बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे यहाँ पे साइबर सेल का ऑफिस है राजगढ़ में, इस पे मैं गया था, यहाँ से बोल रहा है आपके हिसाब से अगर कैसे भी आप बैकअप ले सकते हो जीमेल का तो वो ले लो, ऐसा कुछ। वो तो वही कहेंगे ना, क्योंकि आपके पास एट द एंड मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह सब कुछ था, अब उसने आपका पासवर्ड ही चेंज कर दिया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसलिए ना घर वालों को भी बताना होता है, मतलब मैंने कहा था कि भाई तुम सिक्योर हो जाओगे, लेकिन घर वालों को कैसे करोगे, तो उनको भी गाइड करना होता है इनके बारे में, कि कैसी चीज़ें स्कैमिंग होती है, क्या नहीं होती है करके। घर अब वाले किसी की सुनते हैं? बैकअप कैसे करोगे, अब आप नहीं कर पाओगे बैकअप। सर एक क्वेश्चन था सर। लास्ट बेंगलोर सर का। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जिनका भी है, ताकि मैं वाइंड अप कर पाऊँ, 11:30 हो गए सर दोस्त। सर आप सर बता सकते हैं मेरा एक मतलब क्वेश्चन था। हेलो सर, हम्म। हाँ, मैं बोला कि आप बता डॉन द सकते हैं रिपर सर। है और वो रेनबो क्यूब नाम का एक होता है ना टूल, वो उसके बारे में कुछ जानते चाहिए। फिलहाल दोस्त उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, रेनबो टूल के बारे में कभी बाद में बात सर करेंगे। और आप क्या कह रहे मेरा थे। सर एक जेन्युइन मेरा एक जेन्युइन सर क्वेश्चन था सर। आखिरी सवाल, जिनका भी है जेन्युइन क्वेश्चन, बोलो। सर मैं आप हरी बता बोल सकते हैं रहा सर, था। वो मतलब मोबाइल अभी हैक हो चुका है तो कैसे पता चलेगा? सिंपल है दोस्त, एंड्रॉइड कोड से। आपको चेक करना पड़ेगा एट द एंड खुद से। अगर आपका एंटीवायरस बाईपास हो गया, तो फिर आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, वो सेम चीज़ तो है, हिटिंग वगैरह वगैरह, नॉर्मल यूज़ पे तुम्हारा मोबाइल कंज्यूम हो रहा है, लैग वैग हो रहा है, ये बेसिक वाली मूवी चीज़ें में हैं। देखना भाई, ये मूवी में पता है इनको थोड़ी ना। बेसिक चीज़ है उसकी, फाइंड आउट करने के लिए। मतलब कैसे मतलब कैसे पहचाने सर? देखो अब
टॉपिक भी आने का है, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं है, तो अब आजकल एंड्रॉयड में तुम्हारे पास वो ग्रीन डॉट वाइट डॉट आते हैं, माइक के लिए वाइट ऑरेंज समथिंग कुछ आता है। वो डॉट्स अगर तुम्हारे स्क्रीन पे बिना काम के विजिबल हो जा रहे हैं, इसका मतलब कोई बैकग्राउंड से डेटा एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा सिस्टम नॉर्मली फ़ोन पड़े पड़े गर्म सर हो रहा है मेरा था नेट चालू करते बराबर, तो ऐसे चीज़ें कुछ होती है बेसिक बेसिक जिसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो दोस्त, आप लास्ट, ठीक है। हाँ सर एंड्रॉइड मैं और ये बोल रहा आईओएस था भी इन्वॉल्व है क्या सर इसमें? प्लीज़ यार, कौन क्या? सर एंड्रॉइड और आईओएस का भी है ना सर इसमें? नहीं, सिर्फ एंड्रॉयड है, iOS नहीं है। अच्छा ठीक है सर। लास्ट बोलो दोस्त अच्छा आप। सर मेरी एक हम्म, नॉलेज चाहिए था कि जैसे कि मान लीजिए जीमेल मेरा अकाउंट है और मेरे पास ओटीपी भी आ रहा है मगर टू वे वेरिफिकेशन लग गया है, तो क्या उस कंडीशन में क्या पासवर्ड को हम रिकवर कर पाएंगे? आपके पास OTP आ रहा है? टू स्टेप वेरिफिकेशन भी है। कहाँ हाँ पे जा रहा है टू ओटीपी आ स्टेप रहा है, वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन आ रहा है मगर जीमेल के अकाउंट पे आ रहा है, मगर वो जीमेल का एक पासवर्ड भूल गया है। तो पहले उसको रिकवर करो आप, पिछले वाले को। हाँ जी, पहले आप पिछले वाले को रिकवर करो जिसका पासवर्ड आप मैं भूल नहीं चुके हो। समझा सर। जैसे आप कह रहे हो कि आपका एक जीमेल का पासवर्ड चाहने के लिए उसका जो कोड है दूसरे वाले जीमेल पे जा रहा है, तो वो जीमेल को पहले लॉगिन करो, उसको पहले एक्सेस लो, देन इस वाले को फॉरवर्ड कर पाओगे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, वरना टू स्टेप उसमें वेरिफिकेशन बैक बाईपास नहीं हो पाएगा। बाईपास करो, एक्सेस भी नहीं हो पाएगा। सर और नोट्स शेयर कर देना सर प्लीज। हाँ देखो, मोटा मोटा समझाता हूँ। ये वाला मेल एक्सेस करने के लिए कोड चाहिए, कोड जा रहा है दूसरे वाले मेल पे, तो पहले दूसरे वाले को एक्सेस करो क्योंकि इसका पासवर्ड भूल चुके हो, इसको फॉरवर्ड करो जैसे तैसे, वरना आप रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा दिया है ऑलरेडी, तो ये नहीं होता समहाउ बाईपास। अब अब क्या कर सकते हो, तुम्हें प्रूफ देना होगा गूगल वालों को, लेकिन ये बहुत झमेले वाला काम है। मेल करना होगा सपोर्ट टीम को गूगल के, जो कि बहुत लेट रिप्लाई करती है, बहुत ही लेट। ठीक है, तो एक तो इसको एक्सेस करो या मेल करो, और मेल करके राह देखना होता है क्योंकि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन इसलिए इतना ज़्यादा टफ है क्रैक करना, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ पे लगाकर भूल जाते हो तो अपनी ज़िंदगी खो बैठते हो उसके अंदर। इसलिए टू स्टेप वेरिफिकेशन में भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं OTP के अलावा बैकअप कोड्स के भी। बैकअप कोड्स नहीं है, ऑथेंटिकेटर कोड नहीं है तो OTP उसके इस पे जाएगा, ईमेल पे, और हाँ एक वो और सेकेंडरी ईमेल आ लगा रहा है सकते हो आप। मगर वो तो जैसा ये बोल रहा हूँ मैं। अरे दोस्त, अगर आ ही रहा है तो फिर आप ये लॉजिकल सवाल क्यों पूछ रहे हो फिर, अगर आ ही रहा है तो। हेलो, जैसे हमारा कोई नंबर है जिसपे ये बैकअप कोड जा रहा है जीमेल का, लेकिन वो नंबर ही तूने मतलब कंपनी ने बंद कर दिया, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? जब तक अकाउंट एक्सेसिबल है तब तक रहेगा, जब तक सेशन एक्टिव है तब तक रहेगा। नहीं, वो जैसे पासवर्ड तो मालूम है, लेकिन वो फिर भी पता नहीं ओटीपी के लिए वो बोल रहा है ना ऐसा। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसमें लॉगिन करके, अगर आपके पास समहाउ किसी डिवाइस में लॉगिन है तो उसमें जाकर अपना नंबर चेंज कर दो, उसमें वेरीफाई कर दो फिर नहीं, उस नंबर किसी को। डिवाइस में लॉगिन नहीं है, वो तो मेरा एसएसडी खराब हो गया कंप्यूटर का, तो वो चला गया उसी के साथ साथ। फिर आप क्या, अब कैसे करोगे दोस्त, टेक्निकली कैसे ही करोगे, अब आपका नंबर भी बंद है, आपका OTP भी उस पर जा रहा है, तो और आपके पास कोई दूसरा एक्सेस भी नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे हाँ उसको वो रिकवर। सर एक नहीं सवाल है मेरा। नहीं दोस्त, अब हो गया डाउट खत्म। सर सर एक सवाल है। अब हो गया। देखो भाई, लिमिटेड टाइम होता है अपने पास, मैंने दिया सभी को 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, सबके सवाल ले लिए। अगर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड्रॉयड हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, ईमेल जीमेल होगा, अभी तक क्या हम ईमेल जीमेल पे आने के हैं, फिशिंग विशिंग सीखने गए हैं, तो कुछ भारी चीज़ों को सीखने से पहले अब थोड़ा पेशेंस के साथ एंड अप करते। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या करना क्या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, साइबर किल चेन। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर होता है तो हम CI थ्रेट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा थ्रेट्स और साइबर किल चेन के, और CI थ्रेट अगर होता है, समय बचता है, तो हम इसको भी निपटा देंगे। ठीक है, बस इतना ही। तो मिलते किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्रे, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हैप्पी हैकिंग। जय हिंद डाल देना सभी लोग जाने से पहले।